अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम है। एक गरीब आदमी के लिए, एक आम बंदे के लिए जो कि पाकिस्तान में रहने वाला है, उसके लिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज ये फैसला होगा कि उसके आगे आने वाला साल जो है वो उस शख्स के लिए कैसा होगा, उसको कितना रिलीफ मिलेगा। महंगाई चूँकि बहुत बढ़ गई है, तवक्कुआत अवाम की काफ़ी हैं। तो वफाकी बजट 2021-22 आज पेश किया जा रहा है। 8,000 अरब रुपए का ये बजट होगा, जो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 700 अरब ज़्यादा होगा। वैसे तो बजट की डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर अवामी दिलचस्पी के अतबार से अहम चीज़ों की बात अगर हम करें तो इस बजट में पेंशन्स 10 से 15% बढ़ रही हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, इस हवाले से फैसला काबीना इजलास में होगा। फिर तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ ये है कि उनके लिए इनकम टैक्स में इजाफा नहीं किया जा रहा और टैक्स की शरह बरकरार रहेगी, कोई इजाफी टैक्स नहीं देना तनख्वाहदार तबके को, जो अच्छा इक़दाम है। फिर IMF के बेइंतहा दबाव के बावजूद पहली बार ये देखा गया है कि हुकूमत गैस और बिजली के रेट नहीं बढ़ा रही। अक्टूबर तक बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा न करने का फैसला किया गया है, और अगर अक्टूबर में गैस बिजली महंगी करने की ज़रूरत पड़ी तो ये इजाफा 7 से 8 पैसे का होगा। और नई गाड़ियाँ लेने के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हुकूमत ने 800 सीसी से कम गाड़ियों पर टैक्सेस कम करने का फैसला किया है, जिससे छोटी गाड़ियों की कीमतें 10% तक नीचे आ जाएंगी। ये सारे वो रिलीफ हैं जो इस बजट में आवाम को मिलने जा रहे हैं। अब थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को देखें तो हुकूमत वफाकी तरक्याती बजट को 900 अरब पर ले गई है, जो पिछले साल 650 अरब था। सूबाई तरक्याती बजट की मद में 1200 अरब से ज़ायद रखे गए हैं, जिसमें से 500 अरब पंजाब के लिए है, 321 सिंध के लिए है, 133 अरब बलूचिस्तान के लिए है और 248 अरब KPK को मिलेंगे। तो इस बजट में ये जो पूरा एक पैकेज तैयार किया गया है, किसको क्या क्या मिलने जा रहा है, कहाँ कहाँ रिलीफ है। अब बजट को, जो कि वफाकी तरक्याती बजट है, उसको हुकूमत 900 अरब तक ले गई है, जो कि पिछले साल 650 अरब था। अच्छा खासा इजाफा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सूबों को बजट दिया गया है, उसमें KP का जो बजट है उसको कुछ कम कर दिया गया है। आखिर इसकी वजह क्या है कि बजट जो कि पिछले साल 273 था, अब उसको 248 पे ले गए। इसी पर हम बात करते हैं। इस वक्त हमें पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे उमर हयात ने। उमर हयात, आगाह कीजिएगा कि ये KP के बजट में कटौती क्यों कर दी गई? बिल्कुल जी, खैबर पख्तूनख्वा का जो अगर रवा माली साल तरक्याती बजट देखा जाए तो वो 274 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था, लेकिन जो अगले माली साल के लिए ये 248 अरब रुपए जो है वो मुकर्रर किया गया है, यानी 26 अरब रुपए का कट लगाया है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पंजाब का बजट जो है वो 190 अरब रुपए उसको बढ़ाया गया है। ये यकीनी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में हमने ये देखा था कि जो रिपोर्ट एक सामने आई थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा ने जो अपना तरक्याती बजट है उसको जो है वो ज़्यादा खर्च किया है सिंध मुकाबले में। ये एक तकाबुली जायज़ा सामने आया था कि रवा माली साल किस सूबे ने कितना बजट खर्च किया। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो मेजॉरिटी जो मंसूबे हैं वो तकरीबन तकमील के मराहल में है, और उनके लिए जो एलोकेशन की गई थी वो एलोकेशन उन पर खर्च कर दी गई है, जिसकी वजह से जो वफाक की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को 274 अरब रुपए के मुकाबले में अगले माली साल जो है वो 248 अरब रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं। जी नहीं, मुझे थोड़ा सा समझाइएगा उमर हयात, इसकी वजह आखिर क्या बताई गई है? कटौती करने की वजह क्या है? जरा बेहतर तरीके से समझाएंगे आप? देखिए, मैंने आपको बिल्कुल इसमें यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जारी जो तरक्याती मंसूबे थे, उनमें से अक्सर मंसूबे जो है एलोकेशन गुज़िश्ता बजट्स में होती थी, वो एलोकेशन अब नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट है उसमें ये 26 अरब रुपए का कट लगाया गया है। जी ठीक है, चलें उमर, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। चीफ सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और ताजिर रहनुमा लाहौर स्टूडियो से नईम बेग साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं लगारी साहब आपकी तरफ आऊँगी। ये बजट जो कि 900 अरब पर हुकूमत ले गई है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? और जो तरक्की की गई GDP 3.94 तक पहुँच गया है, तो परफॉर्मेंस कैसे देखी आपने इस हुकूमत की? मेरे ख्याल में एक तो ये कि रकम बढ़ी है, बढ़ने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इन्फ्लेशन की शरह कितनी है, वो कितना मुतासर करेगी। और दूसरी ये है कि डॉलर का जो हमारे एक्सचेंज रेट है वो कितना सस्टेन करता है, ये भी एक बहुत अहम बात होगी।
इन दो बातों को पेश नज़र रखते हुए बजट तो माजी के मुकाबले में बेहतर उसके फिगर्स हैं और एक अच्छा दिया गया है। लेकिन एक तो ये है कि क्या हम ये सारे का सारा जो एलोकेट होता है उसको हम प्रॉपरली उसको खर्च करते हैं, क्या हमारा जो PC1 PC2 जो हमारे मंसूबे बनते हैं क्या उनके ऊपर अमल दरामद होता है, या आन गोइंग मंसूबे जो होते हैं उनके ऊपर हमारे यहाँ प्रॉपर अमल दरामद हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है। इस वजह से बाज़ मंसूबे रह जाते हैं कि वो सुस्त रवि का शिकार होते हैं। अगर डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं सुस्त रवि का शिकार हों, उनकी जो उनकी तकमील के मराहिल हैं वो बहुत ताख़ीर में जाकर हों, तो फिर वो बजट का एलोकेशन जो है वो बेमकसद होकर रह जाता है। तो हमें ये देखना होगा कि मुख्तलिफ़ हुकूमतों की ये सूबों को जो एलोकेशंस किए गए हैं ये असल में NFC का मुतबादिल नहीं हो सकते हैं। असल बात ये तय होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक NFC अवार्ड तमाम सूबों को दिया जाना चाहिए था और उसके मुताबिक ही दिया जाना चाहिए था। ये जो खैरात की तरह सूबों के एलोकेशंस किए गए हैं ये उस आइनी फार्मूले के मुताबिक नहीं है जो NFC तय करता है। तो हमें NFC को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत में, और फिर सूबों को भी वो सारा बजट लेकर अपने पास नहीं बैठ जाना चाहिए, वो नीचे जो है लोकल बॉडीज़ की तरफ शिफ्ट करना चाहिए और निचली सतह पर जाना चाहिए, और डेवलपमेंट का काम हमवार होना चाहिए। गैर हमवार तरक्की जो है वो कभी भी आपके लिए नहीं होती है। गैर हमवार तरक्की वो चंद इलाकों को बेहतर कर सकती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान को जो 20 लगारी साहब ये तो अभी तो खैर नंबर गेम है ना कि अभी इतने पैसे एलोकेट कर दिए गए हैं और उसको फिर इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, उसका चेक एंड बैलेंस की सारी चीज़ें, इस पर भी हम आएंगे। अहम खबर नाज़रीन के वापस आते हैं अपने इस बजट के मौजू पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी नईम मीर साहब जो कि ताजिर रहनुमा है लोहा स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएगा कि जिस तरह कहा जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, फिर GDP की ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग सेटिस्फाई हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब हम लोग सही समत की तरफ चले गए हैं, सेटिस्फाई हैं आप लोग? देखें जी, मैं समझता हूँ कि जो ग्रोथ रेट हुकूमत को अपना चार्ज संभालते वक्त मिला था, अगर हुकूमत की माशी हिकमत अमली दुरुस्त सिमत पर रवां होती तो लामुहाला उसका नतीजा यह निकलता कि 20% ग्रोथ टैक्स रेवेन्यू में हो रही थी और 5.8% का ग्रोथ रेट हुकूमत को मिला था। तो अगर उन्हीं माशी पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रहता तो आज हम कम से कम 8 से 9% के ग्रोथ रेट पे होते, और आज हमारा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है ये ख़ुद ब खुद जो है ये 7,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका होता, जिससे हमारे बहुत से मसाइल जो हैं ये हल हो चुके होते। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो बयानिया हुकूमत का इन 3 सालों में रहा करप्शन को लेकर, उस करप्शन के बयानिए ने इतना डर खौफ जो है वो पैदा किया और सरमायाकार को जो है वो खौफ में मुब्तला किया, और ख़ास तौर पर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी थी उसने काम करना छोड़ दिया। इसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको दूं कि पंजाब का जो बजट है, तरक्याती बजट, वो 50% बजट जो है वो लैप्स कर गया है इस साल, और आपको वो रकम वापस आई है। पंजाब अपने अखराजात ही नहीं कर सका। तो ये अखराजात ना करने की बुनियादी वजह क्या है? ये वजह है कि जो बजट दिया गया वो खर्च इसलिए नहीं किया गया कि एक खौफ का आलम था। कोई जो है वो अफसर शाही या बाबू जो है वो किसी फाइल पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं था। उस पर तो हमने देखा है वज़ीर आज़म ने बारहा, फिर चेयरमैन नैब ने बारहा बोला कि किसी किस्म की हैरेसमेंट नहीं होगी, आप लोग बिजी होकर अपना काम करें, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वज़ीर आज़म भी बारहा ये बात करते रहे। लेकिन इसमें कि जो आप बोल रहे हैं कि ये 9% तक होता, ये जो GDP का हदफ था, इसमें पेंडेमिक जो इतना बड़ा आया, एक बड़ा जाहिर सी बात है, सब कुछ बंद हो गया, चीज़ें स्टक हो गई, तो आखिर ये चीज़ भी तो, इसको भी तो कंसिडर किया जाएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखें, जो कोरोना पेंडेमिक है ना जी, ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग साबित हुआ ना।
देखें गिरदो नवा की हमारी जो तमाम इंडस्ट्री है अपना इंडिया की, बांग्लादेश की, ये सारी बंद हुई। हमारी जो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिली है, जो किसी हद तक कह सकते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया बंद है और हम चला रहे हैं इसको, और हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर। और यही वजह है कि ये एक्सपोर्ट्स का हदफ जो है ये 26 अरब डॉलर तक इन्होंने इस साल रखा है। हालांकि ज़रदारी दौर में हम 25 अरब डॉलर का जो टारगेट है इसको अचीव एक दफ़ा पहले कर चुके हुए हैं, ये बात आप याद रहे। तो बात यह है कि मैं ये को लेकर एक काम ज़रूर किया गया कि हमने अपने कारोबार गैर ज़रूरी तौर पर जो बंद किए उसका नुकसान हमारा जो होल सेल और रिटेल सेक्टर था उसको नुकसान हुआ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि जो हमारा जो फूड रिलेटेड बिज़नेस था वो जो है वो बहुत बूस्ट कर गया। और आपकी जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं, जो खाने पीने की अशियाएँ हैं, गुज़िश्ता 10 सालों में उनकी कीमत इतनी नहीं बढ़ी जितनी इस पेंडेमिक को लेकर बढ़ गई। और लोगों को अपनी फूड सिक्योरिटी बारे जो है वो बहुत फ़िक्र लाक हो गई। तो ये सेक्टर था जहाँ पर लोगों ने बहुत पैसा बनाया। और दूसरा सेक्टर दवाइयों का था, मेडिकल का शोबा था, याद रखें, वहाँ पर जो है वो बड़ा पैसा बनाया गया। किसने बनाया ये एक अलहदा बात है और अलहदा बहस है, इस पर मैं अभी नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल इस मुल्क के अंदर बहुत से लोगों ने कोरोना पैंडेमिक को लेकर बहुत पैसा बनाया। ठीक है, आप नईम साहब मेरे साथ ही रहिएगा। लगारी साहब, आप कितना मुत्तफिक हैं जो नईम साहब ने आर्गूमेंट्स दिए हैं कि वो कह रहे हैं कि पेंडेमिक का तो हमें फ़ायदा हुआ है, नुकसान तो ऐसा नहीं हुआ, और ये जीडीपी ग्रोथ 9% तक जा सकती थी अगर आप पिछली पॉलिसीज को ही तसलसल को बरकरार रखते। नहीं, बिल्कुल सही है। बात यह है कि जो दुनिया की मार्केट थी, पहले टेक्सटाइल में आप कहीं भी जाते तो आपको लगता है कि मेड इन बांग्लादेश और मेड इन चाइना दो हैं जो सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। चाइना का तो बिज़नेस वैसे रहा, लेकिन बांग्लादेश का और इंडिया का जो है वो तो मार्केट से आउट हो गए, इंटरनेशनल मार्केट से। और वहाँ तो पेंडेमिक की जो सूरत हाल थी वो इंतहाई ख़तरनाक थी नहीं है, और वो एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाए। आपके लिए एक वैक्यूम आया, उस वैक्यूम में आपने उसको फिल करने की कोशिश की। अगर चाहते तो इससे भी ज़्यादा कर सकते थे, और अपने आप जो टेक्सटाइल सेक्टर है या दूसरे इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं उनमें आप ज़्यादा आसानियाँ पैदा करके एक्सपोर्ट्स को और बढ़ा सकते थे। हमने वैसे भी बहुत सी चीज़ें की हुई हैं, इसलिए कि 3 बेसिक सेक्टर्स हैं ना, कि हमारा इंडस्ट्री का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का है, और उसके अलावा हमारा सर्विसेज का सेक्टर है। सर्विसेज के सेक्टर से तो आप कोई एक्सपोर्ट्स का सूरत हाल नहीं हासिल कर सकते। यहाँ पर आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है रियल इस्टेट बिज़नेस में। आप रियल इस्टेट बिज़नेस में आप मकानात तो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ज़ाहिर है वो बन रहे हैं, उससे आपकी बिज़नेस एक्टिविटी हुई है, आपकी चीज़ों का जो है ख़रीदो फरोख्त बढ़ी है, इससे आपका एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी वो हुई है, लोग आए हैं, जॉब्स मिली हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में भी जॉब्स आई हैं। लेकिन आप इससे ज़्यादा और कुछ कर सकते थे। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर उनकी वहाँ की सूरत हाल बेहतर होती है बांग्लादेश की या इंडिया की, तो फिर आपके पास क्या वो मार्केट मौजूद रहेगी जिस मार्केट को आपने जाकर वहाँ अवेल किया है, जहाँ पर आपने अपनी एक्सपोर्ट्स वो की हैं। और क्या आपकी टेक्सटाइल की तरफ जो तवज्जो अब हुई है, क्या ये तवज्जो आइंदा भी इसी तरह हासिल रहेगी? क्योंकि इससे पहले तो आपने ये किया कि शुगर के चक्कर में आपने काटन ग्रोइंग एरियाज़ को तो तहस नहस कर दिया है। वहाँ तो आपका जो जहाँ काटन उगती थी वहाँ पर आपका शुगर केन उग रहा है ना, तो आपने शुगर केन से कोई एक्सपोर्ट्स का फ़ायदा हासिल किया, और टेक्सटाइल तो दरमियान में लगारी साहब इंपोर्ट भी करते रहे ना, कॉटन, चीनी, गंदम हमने इंपोर्ट भी की है। मतलब ये इतनी वाफर मिकदार में हमारे मुल्क में इसकी पैदावार है। बात है, देखें कितनी हैरान कुन बात है कि दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो हमेशा फूड पॉकेट रहा है, जहाँ से दुनिया अनाज लेती रही है, और ये सदियों से ऐसा चला आ रहा है कि यही इलाका था, यही सरजमीन थी जहाँ से दुनिया को ग़िज़ा मिलती थी। अब इसी सरजमीन के लोग जो हैं ये अनाज मंगवा रहे हैं, अपने लिए गंदम इंपोर्ट करते हैं, अपने लिए खाने पीने की अशिया इंपोर्ट करते हैं, दालें इंपोर्ट करते हैं। इंडिया के पास क्या था? ये तो अब पुराना माजी हो गया है, और आपने माजी को इतना ख़तरनाक माजी है आपका कि आप तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि किसने ऐसे औने पौने दामों में आपके दरिया बेच दिए थे। अगर ये दरियाओं की ख़रीदो फरोख्त ना होती है और आप अड़ जाते और इस सूरत हाल पे न जाते, तो फिर आपकी ये आप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होते
एग्रीकल्चर सेक्टर में दुनिया आपसे ले रही होती। और अब भी अगर आप कोशिश करें, अभी ये जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें तो अब ये कहा जा रहा है ना कि हम लोग तो सोच रहे थे कि एग्रीकल्चर में नेगेटिव में सोचा था, लेकिन वो 2.5% पे चला गया है और ये कुछ तकरीबन 3 आउट ऑफ 4 जो बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, फसलें जिनका अंदाजा नहीं था, जिसकी वजह से ये जीडीपी ग्रोथ माशाल्लाह से इतना ऊपर चला गया है। वहीं पर हम ये देख रहे हैं नईम साहब की ऑपोजिशन बहुत सारे इल्जामात लगा रही है। एक तो वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई दादोशुमार जाली हैं, नंबर्स को फर्ज किया गया है कि सबसे बड़ी मिसाल कंजम्पशन की शरह है। वो कह रहे हैं कि 15% दिखाया गया है विफाकी इदारे शुमारियात की जानिब से, जबकि हम जानते हैं कोरोना सूरत हाल के बाद आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बड़ी नहीं है, कम हुई है। तो ये कैसे हो गया? और अगर हम इसको आधा भी मान लें, 7% भी मान लें, तो फिर इस तरह तो GDP 2.5% वैसे ही गिर जाता है। देखें, बात यह है कि हमारे देखने के जो अंदाज़ हैं इकॉनमी को, वो दो तरह से, हम दो पहलुओं से देखते हैं। एक मैक्रो लेवल पर हम इसकी तरक्की को देख रहे होते हैं और एक माइक्रो लेवल पर देख रहे होते हैं। इसी तरह हमारे जो मुआशी आशारिये हैं वो भी इसी तर्ज पर बने हैं कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पर क्या मूवमेंट आ रही है। अब देखें कि मैक्रो लेवल पर अगर तरक्की होती है तो इसका मतलब ये है कि दौलत का जो इर्तकाज़ है वो चंद हाथों में मुर्तकिज़ हो जाता है और उसके असरात उसी तरह निचली सतह पर बहुत कम मुंतकिल होते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि निचली सतह पे जो लोग बैठे हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, उनकी आपने आमदन बढ़ानी है। फ़ीकस आमदन जो है वो उसको मापने का तरीका क्या है कि आपने पूरे मुल्क की मजमूई आमदन को आपने आबादी पे डिवाइड कर दिया, लेकिन वो पूरे मुल्क की जो मजमूई आमदन है उसका जो बेशतर हिस्सा है वो लोग कमा गए जो बड़े थे। अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है आपकी, आप कह रहे हैं कि आप उसमें 9% ग्रोथ जो है आप उसे पोस्ट करना चाह रहे हैं या समझ रहे हैं हो रही है, तो लेकिन होलसेल सेक्टर और रिटेल सेक्टर अगर आपका नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, वो पॉजिटिव ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि निचली सतह पर उसके असरात मुरतब नहीं हुए। आपकी फ़ीकस आमदन तो बढ़ गई, आपने वो तो शो कर दिया आदादो शुमार में, लेकिन उस फ़ीकस आमदन के बढ़ने के जो असरात थे, जो निचली सतह पर पड़ने थे, वो वहाँ पर नहीं उस तरह से पड़े और उसके नतीजे में महंगाई का शिकार वो छोटा आदमी, वो छोटे लोग, छोटे ताजर महंगाई का शिकार हो गए और बड़े खुशहाल हो गए। तो ये एक प्रॉब्लम है बुनियादी, जिसको समझने की ज़रूरत है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ के नतीजे में निचली सतह पर उसके असरात और उसके समरात वो जो हैं वो नहीं मिल रहे, और जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो वही लोग हैं जिसे हम अशराफिया कहते हैं, इमरान खान माफिया कहते हैं। और वो माफियाज कौन है? जो वो दाएं बाएं हुकूमत के बैठे हैं, वही पॉलिसीज़ बना रहे हैं और उन्हीं की जेबों में दौलत जा रही है। अच्छा चले, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। लगारी साहब, मुझे ये बताएगा कि अभी सारी सूरत हाल में, जैसा कि हमने देखा है कि फर्ज कहा जा रहा है कि फिगर्स ठीक नहीं बताए जा रहे, वो कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब बोल रहे थे कि 0.5 से तो बेहतर ही है GDP की ग्रोथ, लेकिन ये 4 तक जो चले गए ये बात कुछ समझ में नहीं आई है। दूसरा, वो ये भी बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन को कम गिना गया है, 1 करोड़ लोगों को गिना ही नहीं गया GDP का तायुन करते हुए, हालांकि इन्फ्लेशन रेट, GDP ग्रोथ रेट और बजट डेफिसिट ये आपस में लिंक्ड होते हैं। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ ये जो गोरख धंधा चला है, इसके बारे में बहुत सी वजाहतें अब भी ज़रूरी हैं। हमने GDP की जो ग्रोथ है जो हमने शो की है, इब्तदाई तौर पर तो बैनुल-अक़वामी इदारे भी इसको नहीं मान रहे थे कि जी यहाँ तक आप पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। हमने अचानक कहा कि जी हम 3.9 पर पहुँच गए हैं, कोई मौजज़ा हो गया है, कोई बहुत बड़ा वाक़या हो गया। यकीनन आपके पास रिमिटेंसेस आए हैं, यकीनन आपके पास एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुई हैं, लेकिन उसका जो आपने दिखाई शरह उसकी, बाकी जो आलमी इदारे थे वो तो 1.9 और 1.3 तक मान रहे थे, उससे आगे नहीं मान रहे। वो तो ये बोल रहे हैं कि उनके पिछले साल भी गलत साबित हुए थे, तो उनकी बात मत करें आप उस तरीके से। और अगर जिसको एतराज़ है या फिर ऑपोजिशन जो ऑब्जेक्शंस लगा रही है, उसके लिए वो PBS के पास जाएं, ओपन द बुक्स फॉर देम, दे विल ओपन द बुक्स फॉर देम। नहीं, वो अपनी जगह पर है। मैं ये कहता हूँ कि ये तो एक अल्फाज, इनका आदाद शुमार का एक चक्कर है कि अगर आपकी ग्रोथ हो रही है, अगर आपकी शरह नमू बढ़ रही है, तो उसके असरात भी मुरतब होने चाहिए ना।
निचली सतह तक जाने चाहिए। क्या आपकी तरक्की की शरह अगर बढ़ रही है तो क्या निचली सतह पर जाकर आम आदमी की ज़िंदगी पर उसके असरात मुरतब हो रहे हैं? अगर आम आदमी को आप डिलीवर कर रहे हैं, अगर आप अपने हासिलात को, अगर आप अपनी जो अपनी कामयाबियों को आप निचली सतह तक ले जाते हैं तो ठीक है, वरना नईम मीर साहब ठीक कह रहे हैं कि आपकी जो तरक्की है वो ऊपर ऊपर रुक जाती है और चंद ख़ानदान जो हैं वो खुशहाल हो जाते हैं, उनकी जो है आमदनियों में बेपनाह इजाफा हो जाता है, और निचले सतह पर जो लोग रहते हैं और आबादी के जो निचले तबकात हैं, आम किसान, आम ग्रोअर, आम मज़दूर, आम मेहनतकश जो है, उसके पास क्या पहुंचता है? उसके पास तो वही सूरत हाल है, ना पहले कुछ खाने को होता था, ना अब कुछ खाने को है, ना पहले वो बच्चों को दे सकते थे, ना वो बच्चों को दे सकते हैं, ना उनकी एजुकेशन पर कोई तवज्जो है, ना पहले भी थे। अब भी आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितने बच्चे जो हैं। एक्सपोर्ट्स तो कहा जा रहा है कि बड़ी है ना इस दफ़ा, वो तो ये बता रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट्स में हमें बूम दिखाई दिया है। जाहिर सी बात है, बाहर मार्केट सारी बंद थी पेंडेमिक की वजह से, और वहाँ पर बंद होने की वजह से उन्हें हमसे चीज़ें ख़रीदना पड़ी, महंगे दामों ख़रीदना पड़ी। एक वजह ये भी है कि जो हमारा GDP बढ़ा है। यकीनन ऐसा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल हमारा इम्पैक्ट जो है अगर सोसाइटी के ऊपर आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर हमें नए सिरे से गौर करना चाहिए। जैसे कल के प्री बजट उसमें जो तकरीर थी वज़ीर ख़ज़ाना की, और वो जो कह रहे थे कि जनाब अब हम जो है वो निचले तबकात की तरफ तवज्जो देंगे, वो तवज्जो देने का अमल शुरू हो और लोगों को डिलीवर होना शुरू हो, तब हम समझेंगे कि आपकी तरक्की एक हमवार तरक्की है और लोगों को डिलीवर किया जा रहा है। नहीं तो ज़ाहिर आदाद शुमार भी अच्छे होते हैं, तकरीर भी अच्छी होती है, लेकिन क्या उससे लोगों का पेट भर सकता है? अगर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक आम बंदा उसको बिल्कुल नहीं मालूम ये नंबर गेम क्या है, और बजट में ये सर्कुलर डेट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, उसको कुछ नहीं मालूम। उसको सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसको आटा चीनी महंगी मिल रही है, वो अगर दिहाड़ीदार है, बाहर निकलता है, उसको काम नहीं मिल रहा, उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि जाहिर सी बात है कॉमन बंदा इफेक्ट होता है, और इसके लिए क्या किया जा रहा है ये आज के बजट में देखना ज़रूरी है। मुझे ये बताइएगा नईम साहब, जो शौकत तरीन साहब है वो ये कहते हैं कि बड़े वो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, पॉजिटिव पर्सन है, उनको 1 महीना हुआ आए हुए, लेकिन वो क्रेडिट काफ़ी दे रहे हैं PTI की गवर्नमेंट को, और वो ये बोल रहे हैं कि आगे चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। ख़ासतौर पर मैं टैक्स नेट की बात करूंगी। उन्होंने कहा है कि जो विलिंगफुल टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उनको पकड़ के जेल में अब डाला जाएगा, एक सेल बनाया जाएगा बाकायदा FBR में जो कि ऑडिट करेगा, और एक थर्ड पार्टी से ऑडिट कराया जाएगा ताकि ब्यूरोक्रेसी के प्रेशर की भी बात ना हो, और लेकिन कार्रवाई जो करेगा वो FBR के अंदर मौजूद सेल करेगा, और ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा जो लाखों रुपया कमा रहे हैं लेकिन टैक्स पे नहीं करते हैं। और माशाल्लाह से इस बात तो हमारा जो टैक्स का हदफ है वो भी कम था, हमने उससे ज़्यादा अचीव किया है। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखें जी, आप मेरा ख्याल है गालिबन बात कर रही हैं कि टैक्स टू GDP की जो रेशो है हमारी जी। वो हमारी बहुत कम है, और ये कभी भी 12% से ऊपर नहीं जा सकी। हमेशा कभी 11 और 12 के बीच में, और अभी इस वक्त जो है वो 9.5 और 10 के बीच में है। तो टैक्स नेट को वसअत देने का जो ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर कभी भी नहीं हो सका, और हर आने वाले दौर में जो आएगा और जो गुजर चुका वो दौर, हर दौर में हम यही बातें सुनेंगे और यही बातें कर रहे होंगे, लेकिन अमली इक़दामात जो हैं वो इस हवाले से सिफर नजर आएंगे। मुझे समझाइएगा, अगर हम टैक्स नेट का हदफ जो हमारा होता है उससे बढ़कर अगर हम हासिल कर लेते हैं तो क्या ये GDP को इफेक्ट नहीं करता? जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि अभी जो आपने बात की कि टैक्स नेट को वसअत देने के हवाले से जो कानून साजी की जा रही है और नोटिस दिए जाएंगे और ताजरों को जेल में डाला जाएगा, हम समझते हैं कि इसके 2 नुकसानात होंगे। पहला नुकसान तो ये होगा कि हरासमेंट बढ़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं बढ़ेगी, डॉक्यूमेंटेड जो रजीम है उसमें इजाफा नहीं होगा। मैं आपको आपके प्रोग्राम में ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। और दूसरा उसका नुकसान ये होगा कि आज तक FBR की हिस्ट्री गवाह है, ये तारीख गवाह है कि आज तक FBR ने जितने भी नोटिस दिए हैं, एक नोटिस भी जो होता है वो रिश्वत और करप्शन के बगैर हम क्लियर नहीं करा सकते। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप मज़ीद नोटिस देंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि रिश्वत और करप्शन और बढ़ेगी, क्योंकि FBR जो है ये चोरों और काम चोरों का गढ़ है, ये मजमुआ है,
और अगर FBR के अंदर आप बुनियादी इस्लाहात नहीं लाते, जिसका वादा कप्तान ने किया था अपने जलसों और तकरीरों में, तो टैक्स नेट को वसअत नहीं दी जा सकती। अब देखें, टैक्स नेट को वसअत देने के लिए जो हमेशा से हर साल, मैं 1996 से मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, रेगुलर टैक्स पेयर हूँ, और आज तक मैं अपनी तमाम जो कौमी ज़िम्मेदारियाँ हैं टैक्स अदा करने और रिटर्न जमा करवाने के हवाले से पूरी कर रहा हूँ और कंप्लाइंस कर रहा हूँ। और मैं सारा कुछ करने के बावजूद ये समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है, और ये सारे का सारा जो ये पैराफिनीरिया, इसमें बुनियादी तब्दीलियाँ लाना बहुत ज़रूरी है अगर आपने टैक्स नेट को वसअत देनी है। अब देखें, प्रॉब्लम ये है, ये कहते हैं जी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है, लोगों का ताउन नहीं है, हमारे लोग ठीक नहीं हैं, इन्फोर्समेंट नहीं है, फ़लाँ 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 फ़लाँ, इसलिए हम डॉक्यूमेंटेड रजीम में इजाफ़ा नहीं कर सके। असल प्रॉब्लम ये नहीं है। असल प्रॉब्लम जो है वो पेचीदा डॉक्यूमेंटेशन का निज़ाम है, जिसको हिचकिचाता है कोई भी ताजर और आम आदमी उस पेचीदा डॉक्यूमेंटेशन के निज़ाम में आने से, वो भागता है। आप देखें कि एक बंदा गाड़ी लेने जाता है, उसको बताया जाता है कि अगर तुम फाइलर हो जाओ, यानी डॉक्यूमेंटेड रजीम का हिस्सा बनो, तो तुम पर 1 लाख रुपया टैक्स है। लेकिन अगर तुम नॉन फाइलर हो, यानी तुम अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस करना चाह रहे हो, तो तुम्हें 2 लाख टैक्स पड़ेगा। वो 2 लाख टैक्स दे देता है, लेकिन वो फाइलर नहीं बनता। वो आपके इदारे पर और आपके निज़ाम पर वो अदम एतमाद का इजहार करता है। बुनियादी मसला आप खुद, आपका निज़ाम और आपका तरीक़ेकार और आपकी पेचीदा डॉक्यूमेंटेशन है। जब तक आप इसे आसान सहल नहीं बनाएंगे। लगारी साहब, ये जो डॉक्यूमेंटेशन की, करप्शन की बात हो रही है, फिर FBR पे अदम एतमाद, फिर वहाँ पर जो काली भेड़ें मौजूद हैं, आखिर उसकी भी सद्देबाब की ज़रूरत है। इसके बगैर तो सिस्टम ठीक ही नहीं हो सकता ना। नहीं, मसला ये है कि FBR का बावा आदम ही निराला है, चूँकि उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना नहीं है, उनकी अपनी इंटेंशन नहीं है। कभी भी यहाँ पर FBR रजीम में कभी नहीं रहा है कि जनाब वो जाएं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ और एक प्रॉपर अच्छा जैसे वो कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी। इस पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शेरी रहमान साहबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज बजट पेश किया जा रहा है, आप लोग किस तरह देख रहे हैं इस बजट को, जो आवाम को रिलीफ देने की बातें हो रही हैं, और माशाल्लाह से GDP 4% के करीब चला गया। देखिए, 3 बातें जो आज इकोनॉमिक सर्वे से नजर आता है। एक तो आपने जो ये कहा ना कि 4 कुछ और आगे 4% से, जी बहुत आगे चला गया है। और 1 महीना पहले तो, और 1 महीना नहीं, 2 हफ्ते पहले तो IMF कह रहा था 1.5, ठीक है, 1.5, वर्ल्ड बैंक कह रहा था मैक्सिमम 2%। तो उन्हीं के साथ इनके मुज़ाकरात इस वक्त पूरी बजट प्रोसेस को यरगमाल किए हुए हैं, और 11 जून को ये बजट आ रहा है। और पहले कभी IMF 10,000 IMF प्रोग्राम्स हुए, सॉरी 23 हुए टू बी प्रिसाइज, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुज़ाकरात के इंतजार में बजाय इसके कि पार्लियामान की कायमा कमेटियों के पास ये जाए, प्लानिंग और फाइनेंस, और फिर निकल के आए, क़ुव्वत खरीद कहाँ से होगी। आपकी जो सूरत हाल नीचे ग्राउंड पे ये है कि इन्फ्लेशन पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है। चाहे आप हिंदुस्तान ले लें जहाँ कोविड की बुरी हालत है, या बांग्लादेश ले लें या अफगानिस्तान ले लें, आपकी सबसे हाई इन्फ्लेशन रेट है और लोगों की क़ुव्वत खरीद कम होती जा रही है। इसलिए भी होती जा रही है, जो इकोनॉमिक सर्वे में इस पर कोई डिस्कशन नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 5 में से हर एक पाकिस्तानी बेरोजगार है। और नौजवान इस वक्त जो निकलते जा रहे हैं अपनी जॉब मार्केट के बजाय, वो एक अजीब व गरीब पाकिस्तान में, जहां उन्हें बताया जा रहा है कि सब अच्छा है और हम आपको रोजगार और अब ये जो ये कहा जा रहा है कि 3 आउट ऑफ 4 बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, फसलें बड़ी जबरदस्त रही हैं, और स्मॉल एंड मीडियम 7.5%, सर्विस सेक्टर 4.4%, हाउसिंग ने क्रिटिकल रोल प्ले किया है, फिर उसके अलावा सीमेंट है, स्टील है, एग्रीकल्चर है, इन सब ने मतलब बूस्ट किया है, बूम दिखाया है, जिसकी वजह से ये नंबर्स यहाँ तक पहुंचे हैं। वो ये कह रहे हैं कि IMF की अगर आप बात करेंगे तो वो तो पिछले साल भी गलत साबित हुए थे उनके दादोशुमार। तो अब IMF के अदाद-ओ-शुमार गलत हैं, जो इस वक्त इनके माई बाप हैं। जहां बजट बन रहा है पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान का बजट, उसकी तरजीहात,
उसके जो असरात हैं वो IMF में इस वक्त बन रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि IMF के अपने फिगर्स गलत हैं। तो ये माइंड मेकअप कर लें, कह रहे हैं कि हम IMF से इस वक्त निगोशिएट कर रहे हैं कि जो स्लैब होगा टैक्सेशन का वो इतना नहीं होगा। सबको मालूम है कि इन्होंने इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो लगा देने हैं, और वो लगने वाले हैं। फ्यूल लेवी भी लगने वाली है जो फेडरल डिविजिबल पूल से निकाल रहे हैं ताकि सूबों को नहीं जाए। और इन्होंने PSDP में भी जो तकसीम की है मुनसिफाना नहीं है। और अगर ऐसा होगा और सूबों को उनके सरप्लस बना के आप अपने नंबर्स बढ़ाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के अवाम पर बोझ डालेंगे और अपने दोस्त, इसका मतलब है कि आप टैक्स एमनेस्टीज और कॉर्पोरेट सेक्टर को खुश करके, अपने दोस्तों अहबाब को खुश करके, तो ये अशराफिया वाली सप्लाई साइड बजट कोई नई चीज नहीं है। ये तो IMF के ठंडे क्लाइमेट में बनती है और ये बन के आ रही है। लेकिन मैं ये फिर आपसे कहूँगी, देखिए कोई नामुनासिब बात नहीं करनी चाहिए, झूठ का दामन नहीं पकड़ लेना चाहिए जैसे इन्होंने पकड़ा है। IMF हर हुकूमत ने, बहुत सी हुकूमतों ने IMF प्रोग्राम लाए, लेकिन इस तरह नहीं कि जी आप हर रिवॉल्विंग डोर आपके आते रहे। और अगर सब अच्छा है तो हफीज शेख को क्यों निकाला भाई, मुझे ये भी बता दें कि ये सब क्या हो रहा है। ये रीपैकेज हो रहा है, सारा कुछ ये प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे बस पाकिस्तान किसी नई थ्रेशोल्ड पे पर, और हमारे यहाँ जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आया उसको एक नजरिए के ढांचे में चलना होता है, एक सुर्ख लकीर होती है, वो नहीं कर सकते इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो अवाम दुश्मन हो। यहाँ तो ना कोई नजरिया है, ना तंजीम है, ना पार्टी है, ना मंशूर है। वो बस मंशूर तो ये था कि हम कर्जा नहीं लेंगे, हम कभी कशकोल, इनका इकोनॉमिक मंशूर यही था ना कि कर्जा नहीं लेंगे और चोरी का पैसा वापस लाएंगे। इनसे पूछे कौन चोरी कर करके NROs लेके मुल्क से बाहर जा रहा है। भाई इनके तो सारे लोग नैब से बरीउज़्ज़मा भी नहीं होते, बस भाग जाते हैं अपने ब्रिटिश पासपोर्ट लेके। तो और आज इनके लोगों का अदालतों में क्या हो रहा है, ये अपने नंबर्स मैनेज करने के लिए सारा PSDP पाकिस्तान का जो गरीब अवाम के लिए लगना चाहिए, जो सूबों को जाना चाहिए ताकि हेल्थ और एजुकेशन पर लगा सकें सूबे, वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो शहरी साहब इतना तो क्रेडिट आप देंगी मैनेज करने के लिए, क्योंकि हाथ से निकले हुए हैं सारे। अच्छा, इतना क्रेडिट तो आप इन्हें देंगी या नहीं देंगी कि -0.5 से तो एटलीस्ट कुछ बेहतरी है। अगर आप उसको 3.94 नहीं भी मानती तो कुछ तो बेहतरी है ना। देखिए -0.4, देखिए दुनिया में सारी इकोनॉमी, सारी मईशत जो कोविड के तहत दब गई थी, कोई आप अकेले नहीं है, सारी दुनिया की इकोनॉमी। तो आप अगर कह दें कि -0 से हमारा बेहतर हो रहा है तो जाहिर है सारी दुनिया का बेहतर हो रहा है। लेकिन आप खित्ते को देख लें, वो कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, इसी मुनासबत से आप मुआवजा कर लें ना। तो फिर आप देख लें, इधर आपको बताया जाए कोविड से निकलना तो कुछ तो होगा ना। लेकिन ये सूरत हाल जो प्रेजेंट की जा रही है ये बिल्कुल अजीबो गरीब है। पूरा पाकिस्तान, हर सुबह कराची से पेशावर, आपने खुद देखा होगा कल क्या हाल था लोड शेडिंग का, शदीद टेम्परेचर्स और गर्मी में क्या हाल था लोड शेडिंग। और कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी ठीक है। इकोनॉमी पावर पे चलती हैं जी, एनर्जी पे चलती हैं। कहाँ गए इनके LNG नहीं कर सके टाइम पर इम्पोर्ट, पूरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगी हुई है, इनके पास कोई जवाब नहीं है, कहते हैं कल ठीक हो जाएगा। सही, फिर हम देखते हैं कल क्या होता है। चलिए, थैंक यू सो मच शहरी साहब, आप अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। हम इस वक्त इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ऑपोजिशन तो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया, नंबर्स को फच किया गया है, IMF के साथ इनकी डील हो रही है, तभी बजट भी डिले हुआ, वरना इससे पहले आ जाता। आप ओवरऑल सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? चलो, मैं ये है शहरी रहमान साहिबा की बातें सुन रहा था तो मैं बेहतर यही है क्योंकि जो इन्होंने बोला है वो उसके जवाब दे दूं। उन्होंने मेरे ख्याल से एक बात भी जो है ना हकीकत या दुरुस्त नहीं की। पहले इन्होंने कहा कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस ये हुकूमत लगा रही है। सेल्स टैक्स लगाने वाली पीपल्स पार्टी, सेल्स टैक्स का रेट बढ़ाने वाली PMLN, इस हुकूमत ने तो 1% भी सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया। जो शरह सेल्स टैक्स की थी
बल्कि उसको कम ही करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा बिजली कई दिन की लोड शेडिंग पे बात कर रही है। मुझे इनका याद है इनके 5 साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लोड शेडिंग हुई थी। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन ही इसलिए जीता था कि उन्होंने कहा था कि हम बिजली के जो है ना घर लगा देंगे। तो इतनी बुरी लोड शेडिंग जितनी इनके दौर में हुई थी किसी के दौर में नहीं हुई। तीसरा इन्होंने बोला कि जी पेट्रोलियम लेवी लग रहा है। पेट्रोलियम लेवी तो बचपन से लग रहा है, जब से मैंने होश संभाला लगा हुआ। मसला ये है ना कि अगर हम पीछे जाएंगे तो फिर बहस बड़ी तवील हो जाएगी। मैं उनकी बात कर, मैं वैसे आपसे मेरी बात तो सुन, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। आवाम को झूठ सच सुनवा नहीं, मैं उन्हीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुजम्मिल साहब, वो सही नहीं कह रही थी। मेरे पास टाइम नहीं है मुजम्मिल साहब, आप थोड़ा सा टाइम तो दीजिए ना बात करने का। मैं आपसे बात नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। अगर आप बात नहीं करना चाह रहे, आपके पास टाइम नहीं है, मतलब अभी मैं किया, थोड़ा सा तो मौका दीजिए ना कि आपसे कोई बात हो सके। जी लगारी साहब, सिचुएशन आपके सामने है। शहरी साहब की सारी बातों को, शहरी साहिबा की उन्होंने कहा कि सब झूठ थी, सारे टैक्सेस लगाने वाले ये खुद हैं, ये गवर्नमेंट जो कि राइट डायरेक्शन में जा रही है उसको क्यों कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, उनका मतलब ये था कि तमाम मामलात में आज़ादाना तौर पर काम करते इदारों के पास जाना पड़ता है और आलमी इदारों की तरफ से कुछ ना कुछ इन्हें कहा जाता है कि जनाब इन चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे तो फिर आपके लिए हम आपको रेस्क्यू करेंगे, हम आपकी इमदाद करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, वरना हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। तो डिक्टेशन तो लेनी पड़ती है और डिक्टेशन माजी में भी ली गई है और आज भी डिक्टेशन ली जा रही है। ऐसा नहीं है कि डिक्टेशन नहीं ली जा रही है और बात को सुना नहीं जा रहा है। बाज़ वज़राए ख़ज़ाना का लबो-लहजा ऐसा होता है कि जनाब वो डायरेक्ट बात करते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। रात जो गुज़श्ता रोज़ जो बात की है जनाब इकनॉमिक सर्वे में वज़ीर ख़ज़ाना ने, वो बहुत सुलझे हुए अंदाज में बात की और वो इतनी ज़्यादा शुगर कोटेड गोलियां बना रहे थे और दे रहे थे कि लगता था कि जनाब इनके पास इतनी मीठी मीठी चीज़ें हैं कि पूरे मुल्क की इकनॉमी को बेहतर बना रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। असल मैं फिर कहता हूँ कि आपकी इकनॉमी बेहतर तो उस वक्त होगी ना जब उस ग्रास रूट लेवल तक जाएगी। आपकी माइक्रो इकनॉमी की पोजीशन क्या है, आप उसको देखें। आप गुज़श्ता रोज़ भी वो कह रहे थे कि जनाब वो तो जो साथ में बैठे हुए थे मिनिस्टर जनाब खुसरो बख्तियार के जी, जो ग्रोअर हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, उनको तो कर्ज़े नहीं मिलते हैं। अब यहाँ अचानक तो नहीं, मुझे नहीं मालूम कि जनाब किस तरह से वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन साहब डॉक्टर यूनुस को बांग्लादेश से यहाँ ले आएंगे और फिर यहाँ पर ग्रामीण बैंक कायम करेंगे, फिर उस बैंक के ज़रिए छोटे कर्ज़े देंगे और छोटे कर्ज़े लेने वालों से फिर उनकी वसूली का सिस्टम भी वैसा ही बनाया जाएगा जैसे ग्रामीण बैंक ने बनाया और फिर निचली सतह पर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो का सिलसिला शुरू होगा। तो ऐसा तो हमारे यहाँ ना तो प्लानिंग है, ना तो ऐसी कोई चीज़ है, ना हमें वो सूरत हाल लगती है। दूसरी बात यह है कि चाइना जो है वो उसकी इकनॉमी के पीठ पर खड़ा हुआ है। अब सूरत हाल ऐसी हो रही है, शायद मुझे नहीं मालूम कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनता है, चूँकि चीन और बांग्लादेश में भी कुछ थोड़ी सी तलखियाँ पैदा हो रही हैं और वो अमेरिकी ब्लॉक में जाने के लिए चीन ने उसको जो धमकियाँ दी हैं, उसके बाद अमेरिका चीन के अपने बांग्लादेश की इकनॉमी की क्या सूरत हाल बनती है इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बांग्लादेश की इकनॉमी ने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो भी किया है और उसको बहुत बड़ा सहारा भी रहा है चीन की तरफ से, और चीन के कैंप में जाने की वजह से उसकी इकनॉमी बूस्ट भी हुई है। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी ज़रूरतें हैं इस पूरे रीजन के अंदर, वहाँ अमेरिका का जो अमल दखल है इस पूरे रीजन के अंदर, वो हमारी इकनॉमीज़ को भी इसी तरह से बैलेंस उसका ख़राब करता रहता है। अमेरिकी इंटरेस्ट जो हैं इस पूरे के, ये नहीं है कि सिर्फ हमारे इस पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया में, बांग्लादेश में और साउथ ईस्ट में जाकर जो उनकी पॉलिसीज़ बनती हैं वो देखते मजमूई इंटरेस्ट को कि किस मुल्क को कहाँ फिट करना है, कहाँ पर जो है वो टाइगर्स खड़े करने हैं। अब ताइवान की क्या कैपेसिटी है, मगर वो टाइगर है, सिंगापुर टाइगर है। लेकिन लगारी साहब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है टाइगर बनाने के लिए उन्होंने बंदे भी हमारे यहाँ से भेजे थे। महबूब अल्लाह ने जाकर वहाँ की
इकोनॉमीज़ को टाइगर बनाया। मकसद ये है लगारी साहब बात करने का, बल्कि मैं अब सवाल के नईम साहब से करती हूँ कि इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर लॉन्ग टर्म ये हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? एक तरफ हम देखते हैं कि जीडीपी कुछ बढ़ा और अगली बार वो एकदम से गिर गया, मतलब फ्लक्चुएशन है ना, मतलब कॉन्स्टेंटली हम क्यों नहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकते? मैं सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि आप अपनी सिक्योरिटी तरजीहात को वो ज़रूर पेश नज़र रखें, लेकिन पाकिस्तान के मजमूई इंटरेस्ट को, क्या दो अगर इंटरेस्ट आपके सामने हों, एक तरफ पाकिस्तान की ज़िंदगी का मसला हो और पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला हो, और दूसरी तरफ अमेरिका के किसी इंटरेस्ट का, मखसूस इंटरेस्ट का मसला, तो हमें किस चीज़ को तरजीह देना चाहिए? हमें तो बहरहाल अपने मुल्क को तरजीह देना चाहिए और अपने मुल्क की ज़िंदगी को ही तरजीह देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हुकूमतों की पॉलिसीज़ ये होती हैं कि वो एक इशारा अब्रू की मुंतज़िर होती हैं, वो सिर्फ ये देख रही होती हैं कि वहाँ से इशारा क्या मिल रहा है। इसलिए कि जितने भी बड़े लोग हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़, उनका ख़ानदान, वो बैठे हैं यूनाइटेड स्टेट में, वो बैठे हैं वेस्ट में, और वहाँ पर उनके सब चल रहा है। और पॉलिसीज़ जो हैं हमारी, वो हमारे मुल्क के लिए ड्रिवन नहीं होती हैं, वो हमारी मास्टर्स की तरफ ड्रिवन नहीं होती हैं, वो तो ड्रिवन होती हैं कि क्या इंटरेस्ट है वेस्ट का और उसके मुताबिक देखें, बल्कि वेस्ट का भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है उसको देखें और वो अपना खुद तय करते हैं। कल अगर वो आ जाए, अमेरिका कहे कि जी हटाएं यहाँ से चीन को और हम चीन के साथ बांटना नहीं चाहते, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे, किस जगह पर खड़े होंगे, क्या सूरत हाल होगी? हमें हमारी सारी इकोनॉमी जो है उन चीज़ों पर डिपेंड करती है कि मगरब का मूड क्या है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब लगारी साहब प्रॉब्लम ये है कि बजट तो आज पेश किया जा रहा है, अब पॉलिसीज़ की आपने बात की, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अब देखना ये है कि जो पॉलिसीज़ आउटलाइन आज दी जाती हैं वो किस तरह की होती हैं। इंटरवेंशंस एग्रीकल्चर को लेके, इंडस्ट्री को लेके, एक्सपोर्ट्स को लेके, डेवलपमेंट को लेके, हाउसिंग को लेके, सी पैक को लेके देखना होगा आज, क्योंकि जाहिर सी बात है सबकी नज़रें आज के इस बजट पे। लेकिन हमारा जो बात करने का मकसद है वो ये है कि जो रियल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जो कि फेस करने पड़ रहे हैं इकोनॉमी को, कॉमन मैन को, उनके हल के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। अभी ये शहरी साहिबा बात कर रही थी कि लोड शेडिंग इतनी हो रही है। नईम साहब, आपको नहीं लगता, मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि लोड शेडिंग कदरे कुछ कम है, वरना हम देखते थे कि रोड्स को ब्लॉक किया जाता था, टायर्स नजर आतिश होते थे, लोग सड़कों पर होते थे। लेकिन इस दफ़ा अब ये जून आ गया है, सिचुएशन कुछ बेहतर, आगे मानसून शुरू हो जाएगा। देखिए, एक पहली बात तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो श्री रहमान साहबा ने बात कही कि आदादो शुमार का जो घोरक धंधा या हेर फेर, तो मैं इस हवाले से इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि हर दौर में जब बजट बना है ना, तो आदादो शुमार का तो हेर फेर हुआ है। और ये आदादो शुमार का जो हेर फेर है, ये होता इसलिए है कि हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, हमने उनसे कर्ज़ा लेकर अपने मुल्क के नज़्म व नस्क को चलाना होता है। तो लिहाजा हम कहीं ना कहीं जाकर अपने जो आदादो शुमार हैं, हम उन्हें मैनिपुलेट हैं, हम उन्हें फौज करते हैं, हम उन्हें तब्दील करते हैं, और हम उन इंस्टीट्यूशंस को दिखाना चाहते हैं कि जी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा हमें आप और पैसे दें, कर्ज़ा दें और हमारी मईशत चले। एक बुनियादी इसमें नुक्ता ये भी होता है। लेकिन जो असल नुक्ता है वो ये है कि हम अपने अवाम के साथ सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। मसलन आज आप देखें कि 5,829 अरब रुपया आप कह रहे हैं कि जी हम अगले साल का टैक्स रेवेन्यू का हदफ रख रहे हैं। आज आपसे 4,000 अरब रुपये के टैक्स इस साल आपसे कलेक्ट नहीं हो रहे, और आप कह रहे हैं चलिए हम 4,700 अरब रुपया कलेक्ट कर लेंगे, चलें जी हम वज़ीर ख़जाना की ये बात भी मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो हैं वो 1,000 अरब रुपया जो है वो मज़ीद अगले साल जो टैक्स इकट्ठा करेंगे वो कहाँ से करेंगे? इसका मतलब है आप नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम टैक्स जो है वो नहीं लगाएंगे, लेकिन आप ये टैक्स लगाएंगे तब जाके आपके ये अहदाफ पूरे होंगे। अब वो डायरेक्ट नहीं है तो कहीं इनडायरेक्ट हैं। आपने एग्जम्पशंस ख़त्म करनी है। जब आप मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर एग्जम्पशंस ख़त्म करेंगे, सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि महंगाई और बढ़ेगी। आपने कहा बजट के अंदर कि हम महंगाई को 8% की शरह पे लाएंगे, जबकि आज़ाद ज़राए ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो इस वक्त 13% की शरह पे पहुंच चुकी है। तो जब
आप जो है वो तमाम एग्जम्पशंस ख़त्म करेंगे तो महंगाई जो है वो आपकी 3 से 4% बढ़ने जा रही है आने वाले साल में। जब आपकी महंगाई बढ़ेगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि ख़ते गुर्बत के नीचे और लोग चले जाएंगे, आपका जो है आम आदमी का जीना वो और महाल होगा। अच्छा, वैसे मुझे और मैं आपको बताऊं एक और बड़ा अहम जी, अच्छा मुझे सारी सिचुएशन एक मैं मसला और यहाँ पर आपके उठाना चाह रहा हूँ चैनल पे कि वो ये कि देखें आपका सर्कुलर डेट है, आपका पावर सेक्टर है, आपका हर साल वहाँ से 450 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो है वो आप क्रिएट कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मैं एक आम सारिफ हूँ, बिजली इस्तेमाल करता हूँ, मैं समझने से कासिर हूँ कि ये सर्कुलर डेट जो है ये आखिर इसको बर्दाश्त कौन करता है? इसको एक आम टैक्स पेयर बर्दाश्त करता है। और आए रोज़ जब आप बिजली की कीमत बढ़ाते हैं और वो लोग जो ईमानदारी से आपका बिल अदा कर रहे हैं, आप उन्हीं की कीमत बढ़ा कर आप इस सर्कुलर डेट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। बिजली चोरों के ख़िलाफ़ आपने कोई एक्शन नहीं किया। आपने ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं जो ऑब्सलीट हो गई हैं उन पर क्या इन्वेस्ट किया है, उनकी बेहतरी के लिए क्या काम किया है कि लाइन लॉसेस कम से कम हो। और ये सर्कुलर डेट जो है ये कम्युलेट होता जा रहा है और गुज़िश्ता 3 सालों में ये 1000 अरब रुपए से ज़्यादा की फिगर इख्तियार कर चुका है। लॉसेस को कम करना है, रिकवरी ज़्यादा करनी है, प्लांट्स लगाए गए लेकिन प्लानिंग कोई नहीं की गई और 12,000 की ज़रूरत नहीं थी, 12,000 लगा दिए गए, जिसकी वजह से अब ये हुआ है जनाब कि तरसील नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन प्लांट्स लगे हुए हैं और बस ऐसे ही लगे हुए हैं। खैर उनको भी इस्तेमाल में लाने की भी ज़रूरत है। खैर वही बात है ना कि प्लानिंग नहीं है। मेरा लगारी साहब आपसे ये सवाल है कि अब ये जो सारी सिचुएशन है जिसमें दिखाया गया है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसने बूस्ट किया, रेमिटेंस बड़े ज़बरदस्त तरीके से आए हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू हुआ 46% से 57% पर चला गया और रोशन डिजिटल अकाउंट से इतना फ़ायदा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो इंटरनेशनल मीडिया है क्या ये नहीं ऑब्जर्व कर रहा था? ये IMF क्या नहीं ऑब्जर्व कर रहा था? इनकी नज़रों से कैसे ओझल रह गए कि उन्होंने जो एस्टिमेट दिया वो कुछ और है, जो ये दे रहे हैं वो कुछ और है? देखें, हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान की इकनॉमी स्टैंड कहाँ करती है। हम इन चीज़ों को वाइस प्रेसिडेंट FPCCI इश्तियाक बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब आपके वक्त का। और ताजर रहनुमा नईम मीर साहब भी लाहौर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं पहले आऊँगी इश्तियाक साहब आपकी तरफ। अभी जो हालिया मैंने गुफ्तगू सुनी है शौकत तरीन साहब की, वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई कॉमर्स इंडस्ट्री बताए कि क्या हमारा चाहिए, हम नहीं बताएंगे, हमसे जितना हो सकेगा आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि मेरी तकरीबन डेली बेसिस पे मीटिंग्स हो रही हैं, हम लोग चीज़ों को बेहतर करने के लिए मुशावरत कर रहे हैं, आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। अब जो बजट पेश किया जा रहा है और जो कुछ हो रहा है, आप कितने सेटिस्फाई हैं? थैंक यू सो मच। देखिए आज वेरी इंपॉर्टेंट डे है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि PTI हुकूमत जो है अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है और ये बहुत ही ऐसे वक्त पे ये बजट आ रहा है जिस वक्त एक्सपेक्टेशन जो है ना सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी की बल्कि पब्लिक की, जैसे अभी आपने अपनी न्यूज़ में भी बताया कि बहुत ज़्यादा हैं। एंड आई होप, क्योंकि होता ये है कि जब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो तो डिसअपॉइंटमेंट भी फिर उसी रफ्तार से होती है। देखिए फेडरेशन की पाकिस्तान चैम्बर, मैं फार्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिज़नेस काउंसिल का फोरम का मैं मरकज़ी सदर हूँ। इस वक्त फेडरेशन की और बिज़नेस कम्युनिटी की जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो ये है कि GST फैसिलिटी जो है, जो GST टैक्स है उसके अंदर जो 17% है वो बहुत ज़्यादा है और उसको तकरीबन 14% के ऊपर लेके आया जाए। और इस सिलसिले में फेडरेशन की वफ़द ने भी मुलाकात की है और उनको ये उम्मीद दिलाई गई थी कि डेफ़िनेटली हुकूमत इसके ऊपर कुछ करेगी इस बजट के अंदर। तो हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अगर GST टैक्स जो है इसको रिड्यूस किया जाता है और 14% पे इसको लेके आया जाता है। दूसरा, जैसे आपने पता है कि इस वक्त जो हमारी पूरी एक्सपोर्ट्स जो है वो अच्छी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही है, मगर IMF की ये भी शर्त है कि किसी तरीके से रेट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो बढ़ाए जाएं। मगर इस वक्त अगर रेट्स बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि IMF जो है उससे मतलब ये उसका जो पैकेज था उसका एक हिस्सा था, तो इससे फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा इश्ताक साहब, मुझे ये बताएगा कि अभी जैसे कि आपने बोला कि IMF बढ़ाएं, टैरिफ को रेज़ किया जाए, टैक्सेस लगाए जाएं,
लेकिन हम लोग इनकार कर रहे हैं, हम लोग मना कर रहे हैं। तो जब हम इस आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? आपने बहुत अच्छा और अहम सवाल मुझसे किया है, क्योंकि इस वक्त पहली बार है कि हम IMF को थोड़ी सी आंखें दिखा रहे हैं। 3 साल पहले जब हम IMF के पास गए थे, IMF के, तो बिल्कुल हमारे हाथ जुड़े हुए थे और उन्होंने वाकई में इतनी ज़्यादा शराइत हमारे पे लगाई थी, इतनी सख्तियाँ हमारे पे लगाई थी, जिसकी वजह से आज आप देख रही हैं कि जनरल पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है। मगर इस बार हम पहली बार ये कर रहे हैं कि हमने उनसे कह दिया है कि एक तो हम फर्दर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि IMF ने हमसे ये कहा था कि तकरीबन 900 बिलियन के मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएं। कैन यू इमेजिन के 900 बिलियन के टैक्स लगाने का मकसद है कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे। बिल्कुल। इसी तरह उन्होंने ये कहा था कि कराची इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं इसमें भी इजाफा किया जाए। तो इन दोनों चीज़ों पर हमने उनको टोटल रिफ्यूज़ कर दिया है। और वज़ीर ख़जाना जो हैं वो ये कह चुके हैं, कल भी उन्होंने जब इक़्तिसादी सर्वे जो थे वो लॉन्च कर रहे थे, ये कह दिया। ऐसे में ये होता है कि एक ट्रेंच हमको मिलती है $500 मिलियन की, जो IMF देता है। जब हम उनकी कंडीशंस जो हैं वो नहीं मानते और हम उनसे कहते हैं कि नहीं जी हम ये आपकी शर्त, क्योंकि ये शर्तें हम पहले एक्सेप्ट करेंगे, तो वो हमारी वो ट्रेंच जो है वो रोक लेंगे $500 मिलियन की। मगर एक सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे आ रही है वो ये आ रही है कि हमारे इस वक्त रिज़र्व्स जो हैं वो तकरीबन कोई $17 बिलियन पे पहुँच गए हैं। और सबसे एक पॉजिटिव चीज़ अगर आप मुझसे पूछेंगी वो ये हो रही है कि हमारा डिजिटल पाकिस्तान जो एक अकाउंट है जिसमें बाहर के रोशन डिजिटल पाकिस्तान जो है उसमें $1.5 बिलियन तक आ चुका है। और हमारी कल रात को मैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंकर के साथ था और एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले 6 महीने में अनदर 1 बिलियन जो है हम, तो अगर $500 मिलियन की ट्रेंच जो है वो रोकता भी है IMF, तो मेरे ख्याल से ये वैसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट मुझे बात याद आ रही है, इस वक्त मैं किसी PTI के रहनुमा को सुन रही थी, वो तो इस पर काफ़ी खुश थे, बता रहे थे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि आप इस पर इतना खुश ना हो, ये इसलिए इतने पैसे आए हैं कि पेंडेमिक की वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो फिर उनको पैसे तो जमा करवाने थे। लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पर एतमाद है ओवरसीज़ का, जिसकी वजह से इतना पैसा आ रहा है हमारे पास। कर मैं इसमें मजीद भी बात करूँगी, कुछ पॉजिटिव बातें आपसे सुनने को मिली हैं, वरना जो फर्स्ट हाफ था हमारा ट्रांसमिशन में पहला घंटा, उसमें कुछ पॉजिटिव मुझे सुनने को नहीं मिला था। खैर, इस वक्त हमारे नुमाइंदे उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है, क्योंकि एहतजाज भी हो रहा है। तो उमर हयात, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है? बिल्कुल जी, अगर पार्लियामेंट हाउस की बात की जाए तो 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है और 4 बजे जो है वो वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन तिलावत और नात और उसके बाद कौमी तराना के बाद बजट स्पीच का आगाज़ करेंगे। और इसमें यकीनी तौर पर 8,000 अरब रुपए से ज़ायद का ये बजट है। 5,829 अरब रुपए के टैक्स महसूलात का हदफ है। और इसके साथ साथ हुकूमत ने अगले माली साल के लिए जो GDP का हदफ रखा है वो 4.8% है। अगरचे अपोजिशन को GDP के हदफ पे एतराज़ भी है और अपोजिशन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो रवा माली साल का 3.94 का जो GDP बताया जा रहा है उस GDP के मामले पर भी जो है वो अपोजिशन ने एतराज़ किया है। और आज अपोजिशन की जानिब से एक हिकमत अमली ये होगी कि बजट पेश करते वक्त, बजट तकरीर के वक्त जो है वो एहतजाज जो है वो किया जाएगा अपोजिशन की तरफ से। और कभी इम्कान यही है कि मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो आज बजट तकरीर के दौरान एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर ले। लेकिन हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया है, जिसमें तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जो है वो मौजूद होंगे और फिर उसके बाद लाहे अमल तय किया जाएगा अपोजिशन के एहतजाज से निपटने के लिए। और इसमें यकीनी तौर पर तमाम अरकान हैं जो हुकूमती और इत्तेहादी, उनको अपनी हाज़िरी आज के इजलास में यकीनी बनाने की हिदायत भी सामने आई हैं। इसके साथ साथ आज वफाकी काबीना का इजलास होने वाला है और वफाकी काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन के हवाले से फ़ैसला मुतवक्के है और जिसकी इस फैसले पर तमाम पाकिस्तान की नज़रें जो है वो जमी हुई हैं और कि काबीना क्या जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% जो इजाफा है वो कर सकती है या नहीं। अब एक और जो इशू है ख़ास तौर पर जो आप बात कर रहे थे IMF के हवाले से, IMF की जानिब से जो है वो पेंशनर्स की पेंशन पर 7.5% जो है वो इनकम टैक्स लगाने की बात सामने आई थी, जिसको हुकूमत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है। और IMF को हुकूमत
हुकूमत ने वाज़ेह जवाबात दे दिए हैं। IMF ने पाकिस्तान को सितंबर में जो है वो 75 करोड़ डॉलर की किस्त चौथी किस्त देनी है और ये छठा जायजा जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि जारी है। आपसे मजीद भी हम सिचुएशन यहाँ की जानते रहेंगे। यहाँ आज हो रहा है, मुलाजिमीन 2 गुना तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं और सरकारी मुलाजिमीन की सिर्फ बात हो रही है। नईम साहब, यहाँ पर तो प्राइवेट वाले भी परेशान है कि हमारे बारे में कौन सोचेगा, हमारी तनख्वाहों पर तो बात ही नहीं हो रही कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह बढ़ाएगा और उसका चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा, आया बढ़ाई है नहीं बढ़ाई। मीडिया हाउसेस की बात नहीं हो रही है। अगर हम अपनी बात करें, जी नईम साहब, प्राइवेट सेक्टर का कुछ सोचेगा? जी, सरकारी मुलाजमीन जो एहतजाज कर रहे हैं वो बिल्कुल हक बजानिब है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों में उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई बढ़ी। होना तो ये चाहिए था कि अफरात ज़र की शरह के ऐन मुताबिक उनकी तनख्वाहों में किसी न किसी हद तक इजाफ़ा किया जाता ताकि वो अकोमोडेट होते। तो पहली बात तो यह है कि मैं उनके इस एहतजाज को सपोर्ट करता हूँ। दूसरी बात, मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, देखें हुकूमत ये कह रही है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9% की ग्रोथ पोस्ट कर रही है और एग्रीकल्चर सेक्टर 2.8% की ग्रोथ पोस्ट कर रहा है। ज़रा थोड़ा सा इसका हम मवाजना और जायज़ा लें तो आपको समझ ये आएगी कि अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 9% की ग्रोथ किया तो इसमें मेजर हिस्सा जो है वो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को जो फैसिलिटेट किया गया है जिस हवाले से और जो कंसेशंस दी गई हैं और साथ ही साथ जो डॉलर की कीमत जो है यानी रुपए की कीमत को डी वैल्यू किया गया है, तो ये उसका शाखसाना और नतीजा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गई, लेकिन साथ साथ हुकूमत अपने इकनॉमिक सर्वे में बता रही है कि हमें 1314 अरब रुपए के टैक्स कंसेशंस देने पड़े, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा इस वक्त मुअम्मा और अजाब बने हुए हैं। ये इकनॉमिक सर्वे बता रहा है, मैं पढ़ के आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खुद अपने को फिगर्स नहीं दे रहा, ये मैं हुकूमत के फिगर्स दे रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि जो कंसेशंस और जो तमाम ये एग्जम्पशंस और वो तमाम सहूलतें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को दी गई और फिर कोरोना वायरस के पेंडेमिक को लेकर जो इंटरनेशनली मखसूस और फेवरेबल हालात मिल गए, बावजूद उसके हम अपने एक्सपोर्ट्स के जो टारगेट्स थे हम उन्हें अचीव नहीं कर सके। बिकॉज आज ही हमें बता रहे हैं कि हम 25 बिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे और 26 बिलियन की तरसीलात ज़र होंगी, तो कुल हुआ 51 बिलियन। और ये बता रहे हैं कि हमारी जो दरामदात हैं वो हमारी 55 बिलियन डॉलर्स की होंगी। तो अभी भी जो है वो 4 अरब डॉलर का फ़र्क हमें नज़र आ रहा है, जो तजारती खसारे की सूरत में हमें इस साल के आखिर फाइनेंशियल ईयर के आखिर अभी तो ये जो नंबर बता रहे हैं इसमें तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल फर्ज नहीं है। आप PBS के पास जाएं, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के पास, वो अपनी बुक्स खोलेंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। और बल्कि शौकत तरीन साहब ने तो ये बोला कि पहले तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर था, हमने तो इसको अब प्लानिंग डिवीजन के अंडर कर दिया ताकि कोई मसला ही ना हो। बहुत शुक्रिया आपका नईम मीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं खुर्रम शहजाद साहब, इकोनॉमिस्ट हैं। खुर्रम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन मैं इससे पहले इश्तियाक साहब आपसे सवाल करूँगी, वही सवाल जो मेरा था अभी नईम साहब से, प्राइवेट सेक्टर की बात कोई क्यों नहीं कर रहा? बहुत आपने अहम सवाल किया है, मगर इससे पहले थोड़ा सा मैं नईम साहब को 2 जगह डिफ़र करूँगा। एक तो उन्होंने ये कहा है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी इसमें ग्रोथ हुई है। अच्छा, और ये कह देना कि सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री ने किया है जो कि टेक्सटाइल पे मुनहसर है, वो भी नहीं है। इसकी वजह सबसे ज़्यादा इस वक्त ग्रोथ जो हुई है वो ऑटो सेक्टर्स के अंदर हुई है। ऑटो सेक्टर में ये पोजीशन है कि आप कोई सी भी पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ी लेने जाएँ तो आपको उसके ऊपर प्रीमियम उसको पे करना पड़ रहा है और 3 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये शो कर रहा है कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और ये सेक्टर ने, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा, सीमेंट सेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा, तो ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स नहीं करते, बल्कि ऑफ कोर्स इनका ताल्लुक जो है वो हमारी अपनी पॉपुलेशन से भी है। दूसरी एक बात जो मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से फिगर नईम साहब ने जो बतलाई है, देखिए इस बार हमें बजट को, ये जो हमारी GDP हुकूमत कह रही है कि तकरीबन 3.9% पे हम आ रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा मौजज़ा हमारे साथ हुआ, मैं कह रहा हूँ, वो हमारे रेमिटेंसेस के अंदर 29% इजाफा। अच्छा देखिए, थोड़ी सी गलतफहमी यहाँ पे लोगों को ये हो गई है कि हमारे या तो नंबर ऑफ लोग ज़्यादा
बाहर चले गए, जो कि नहीं हुआ, या उनकी तनख्वाहें डबल हो गई, वो भी नहीं हुआ। इसका मैं सलाम जो पेश करता हूँ वो FATF को करता हूँ। उसने इतनी सख्ती हम पे की और गल्फ़ कंट्रीज़ में की है कि अब हवाला जो है वो नामुमकिन हो गया है। और इसकी वजह से क्या हो गया कि हर वो आदमी जो पहले अपना कैश लेके हवाले वाले के पास जाता था कि जी मेरी फैमिली को पैसे भेज दो, अब उसे बैंक के थ्रू जो है मतलब रूट करना पड़ रहा है। मगर हमें अब ये खुश नहीं होना चाहिए कि ये 30% या 29% जो इजाफा हुआ है ये अगले साल भी जनाब कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अब लोग जो थे, जो मिफ्ता साहब ने आर्ग्यूमेंट दिया है, आपके ख्याल में ये मतलब इसमें वजन है कि जब ये पेंडेमिक था, लोग आ जा नहीं रहे थे, पैसे भिजवाना थे, तो इसलिए भी इसमें इजाफा हुआ है? देखिए उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क तो ये पड़ता है कि जब हम हज और उम्रे पे लोग जाते हैं तो बेशुमार हम मार्केट से डॉलर ख़रीदते हैं। इसी तरह लोग जब ट्रैवलिंग करने पे जाते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर भी काफ़ी हमारा हम मार्केट से जो है वो लेते हैं, तो उसका भी डेफिनेटली हमारे रिज़र्व पे फ़र्क पड़ेगा। उसका जो रिज़र्व है, यही वजह है कि हमारे रिज़र्व जो थे उसमें शायद 17 बिलियन के अब जो हमारे ये उसके अंदर पहुँच गए हैं। मगर आपका मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि आप आज आप बजट आने दें और कल देखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर सड़कों पे आप निकलेगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो तो एक लिमिटेड हैं। उसके बाद जब महंगाई बढ़ी है, आपने उसको 15-20% आपने उनको अगर रिलीफ दे दिया और थोड़े आंखों पुछ गए, व्हाट अबाउट द प्राइवेट सेक्टर? बिल्कुल। चलिए मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी, थोड़ा सा मैं टाइम आपसे लूंगी। इस वक्त खुरम शहजाद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खुरम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस बजट को किस तरह देख रहे हैं? फिर जो नंबर गेम्स इस वक्त सामने आई है, ऑपोजिशन तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, कि आप मान रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम सही डायरेक्शन में हैं, ये नंबर्स बिल्कुल फर्ज नहीं है? देखें, अब हम फजिंग की बात करेंगे तो उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ठीक हो सकती हैं। मैं फजिंग नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि बेसिकली इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं नंबर्स में, उनको डेटा को इकट्ठा करने में, डेटा को फिर जो है वो प्रेजेंट करने में, और किस तरह से डेटा को कैप्चर किया जाता है, क्या रिफ्लेक्शन है प्रॉपर इकोनॉमी की, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैश इकोनॉमी ज़्यादा है और कैश इकोनॉमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है सब्जेक्टिव होती हैं और सर्वे बेस्ड भी चीज़ें हमारे यहाँ और होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। तो इस वजह से ये कहना कि जी नंबर्स बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज है, ऐसा नहीं है। ये एक्सपेक्टेड था कि डिक्लाइन होगा। मैं ये कहता हूँ कि पिछले साल का जो डिक्लाइन था वो काफ़ी ज़्यादा था, इससे थोड़ा ज़्यादा था जितना कि जो है वो बताया गया। और अभी के जो नंबर्स हैं वो ऑफकोर्स जब आपका डिक्लाइन एक साल होता है तो अगला साल थोड़े से भी ग्रोथ आए तो नंबर्स जो है वो बड़े लगते हैं, बेस इफेक्ट कहते हैं इसको। और हमारे यहाँ वैसे भी अगर आप देखें तो 3 साल में एक्चुअली नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता पूरे आते हैं। एक साल में प्रोविजनल आते हैं, दूसरे साल में जो है वो एस्टिमेटेड होते हैं, तीसरे साल में जाके एक्चुअल आते हैं। तो ये बड़ा है हमारे यहाँ इशू, ये हमें देखना होगा स्ट्रक्चरल इशूज़ कि कैसे एक्चुअल नंबर्स ऑन ग्राउंड हैं उनको कैप्चर किया जाए और एग्जैक्ट जो GDP या जो भी मईशत का साइज़ है उसको सही से जो है वो नापा तोला जाए। तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली आपको पता है अपोजिशन में जो भी होता है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो ठीक बात भी हो, गलत बात को ऑफकोर्स वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ठीक बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते। यही अगर गवर्नमेंट अपोजिशन में होती तो वो भी यही कर रही होती, और अगर ये गवर्नमेंट है और दूसरे अपोजिशन में तो नेचुरली वो ये करेंगे। बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमेशा उनकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहती है। मैं कहता हूँ कि गवर्नेंस और जो रिफॉर्म्स हैं ये इस पे काम जो है वो अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा, वैसे खुरम साहब, एनर्जी रिफॉर्म्स पे काम नहीं हुआ इतना, अभी गवर्नेंस के इश्यूज बाकी हैं, इन्फ्लेशन की चीज़ें बहुत अच्छा, आपने गवर्नेंस के इशू की बात की, पॉलिसी मेकिंग की बात मैं करती हूँ, तो इसमें जाहिर सी बात है जो कैप्टन होता है ना उसका रोल बड़ा वाइटल होता है। जिस तरह अभी शौकत तरीन साहब इनको तो 1 महीना हुआ अभी ज्वाइन किए हुए। अब इससे पहले असद उमर साहब ये बता रहे थे कि भाई मैंने तो 2.5 साल पहले ही बता दिया था कि आगे तकरीबन 2.5 साल के बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। फिर उनको इस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि जब आपको सब पता था तो फिर आपको चेंज क्यों किया गया। फिर हफीज़ शेख साहब आए, उनको चेंज किया गया, अब शौकत तरीन साहब आ गए। तो ये जो बार बार ये पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? और दूसरा, शौकत तरीन साहब से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, बात ये कि इनिशिएटिव और जो है थोड़ा डोमिनेंट होकर काम करना और विद पावर काम करना, डिसीजन लेना, ये अभी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है कि जो नए फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एग्रेसिव भी हैं और थोड़ा वो कहते हैं ना कि हमें कुछ इस तरह के लोग चाहिए जो कि हमें वो इस पूरे ट्रैप से ब्रेकआउट करवा सकें।
हम एक ख़ास जो है वो सोच में जो है इस वक्त ढल चुके हैं कि जी स्टेबिलिटी और डिफेंस का मतलब डिफेंसिव अप्रोच और जो है हम बस स्टेबलाइज करें इकॉनमी को और डर के चलना है। अभी हमें डर से निकलना है बाहर, तो उसके लिए हमें बड़े बोल्ड स्टेप्स चाहिए, बड़े हमें कॉल्स देनी पड़ेंगी। तो ये इनके आने से थोड़ा रिफ्लेक्शन तो नज़र आ रही है। अब देखना ही होगा कि ये कितना इस चीज़ को जो है मटेरियलाइज करने में कामयाब होते हैं, ये बड़ी बात है। और स्ट्रैटेजी के साथ चलना कि जी हमारे एक प्रॉब्लम है, उसको मानना कि प्रॉब्लम है, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाना और उस पर देखें सही गलत सब हो सकते हैं, ये कॉल होती है, लेकिन एक अच्छी किसी बेसिस पे कॉल लेना और उसको लेके चलना और स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ों को करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चले सही हो गया। मैं अब एक साहब की तरफ आती हूँ। मुझे ये बताएगा इश्तियाक साहब, अब मामलात कुछ इस तरह से कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज़ हैं जिनको के प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है, जिनको चेंजेस करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, फिर यहाँ तो बेचा जाए, प्राइवेटाइज़ किया जाए। अब वो शौकत साहब तो ये बोल रहे हैं कि 85 SOEs हैं जिनको इम्प्रूव करना है, जिन्हें फिर प्राइवेटाइज़ करना है। तो इस शोबे में आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरीके से और कैसे काम होना चाहिए और कितना ज़रूरी है? सहरिश, IMF ने भी पाकिस्तान को ये कहा है कि लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज़ हैं जिसमें हमने 2 साल में 1000 अरब उनको हमने दिया है, बिठा के दिया है। जैसे स्टील मिल को आप देख लीजिए, दूसरे को कि लोग बैठे हुए हैं और हम उनको दे रहे हैं। 1000 अरब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बंद पड़ा हुआ था। अच्छा, तो उन्होंने कहा है कि ये इसको बंद करें आप। अब इसको बंद करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हम बिल्कुल ही इसको ले जाके ताला लगा दें और दूसरी चीज़ें प्राइवेटाइज उसको हम कर दें, मगर अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है जो होनी चाहिए। और स्टील मिल का भी ये था कि अगर हम इसको प्राइवेटाइज़ करते, जिस तरह हमने कराची इलेक्ट्रिक को किया था, और ये शर्त रखी थी कि वर्कर्स को आप नहीं निकालेंगे, उनको आप अपने साथ अकोमोडेट करेंगे। दूसरी आपको मैं एक बतलाऊँ कि जब से ये 4% GDP का अनाउंस हुआ है कि शायद हम गोना अचीव कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं कि हमारी सब गुर्बत अब दूर हो जाएगी और हमारी महंगाई भी कम हो जाएगी। आप हैरान होंगी कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि वो ममालिक जहाँ पे गुर्बत में कमी आई है, कंसिस्टेंट 7% जो है, वो 7% जो है कंसिस्टेंट आपकी वो आनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि 5% पे चले जाते हैं, फिर हम माइनस के अंदर आ जाते हैं। तो हमारी ये जो GDP है, अब अगर हम इसको 5-7 साल के लिए 7% पे लेके जाएंगे तो आप इसको नताइज देखेंगे कि हमारी इसके अंदर गुर्बत में कमी आई है। एक और सवाल जो आप मेरे दोस्त से पूछ रही थी, देखिए अपोजिशन परेशान ये है कि 1-1.5 महीने पहले जब नए वज़ीर ख़जाना आए तो उन्होंने कहा तबाही हो गई है, हमारी दुरुस्त नहीं है सिम, और हमने IMF की गलत शर्तें मान ली हैं और हमको अब अपना जो रेट था, इंटरेस्ट रेट, वो भी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। और तो हर एक आदमी ने ये सोचा। अब 1 महीने बाद वो कह रहे हैं कि नहीं जी, 3 out of 4 जो क्रॉप्स हैं वो ऐसी ज़बरदस्त फसलें नहीं हैं कि तो इससे क्या है कि डाउट क्रिएट हो रहा है और लोग हैरान हैं कि भाई क्या उस वक्त आपने नहीं देखा था। और फिर अगर ये अचीवमेंट आप कह रहे हैं तो इट मीन्स हफीज शेख वॉज नॉट ए बैड फाइनेंस मिनिस्टर, ये नो कि ये तो उन्हीं की वजह से आई है ना, 1 महीने में तो नहीं आती है। तो मेरे ख्याल है हमें इस पर खुशी मनाने से ज़्यादा ये है कि हम कोशिश ये करें कि 7% पे जाएँ, क्योंकि अगर हम 7% पे नहीं जाएंगे तो इसके असरात जो तक मुंतकिल नहीं होंगे और हमें इजाफा नहीं होगा। अच्छा, अभी ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कैलकुलेशंस हैं ये 9 मंथ्स की हैं। मैं आपसे अच्छा, इस वक्त शामिल कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत तवक्कुआत हैं आज अवाम की भी और सरकारी मुलाजमीन की भी, प्राइवेट तबका तो खैर देख ही रहा है। आज बजट में कितना रिलीफ मिलने वाला है अवाम को? डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे? देखिए, अभी कहना कुछ कम वक्त है। अभी तो काबीना का इजलास नहीं हुआ। अभी तो प्रपोजल सामने वजीर खजाना रखेंगे, वजीर आजम के सामने, काबीना के सामने, उस पर तबादला ख्याल होगा। उस तबादला ख्याल के बाद कोई फैसला होगा। तो शाह साहब, ऑपोजिशन क्यों नहीं, जो अब तक फैक्ट्स फिगर्स बताए गए हैं उसको मानने से तो इनकारी है? वो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट नंबर्स हैं और IMF कुछ और बता रहा है, ये लोग कुछ और बता रहे हैं। फिर इस दफ़ा बजट डिले किया गया है क्योंकि IMF से इनकी डील हो रही है। पहली बात तो है कि ऑपोजिशन से आप क्या तवक्को करेंगे? क्या आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हुकूमत के गुण गाएंगे? हरगिज़ नहीं। ऑपोजिशन ने तो तनकीद करनी है और ये उनका हक है, हम तस्लीम करते हैं। कई दफ़ा बेजा तनकीद भी करते हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग इतने बाशऊर हो गए हैं कि वो खरे खोटे की पहचान कर सकते हैं। उन्हें अंदाज़ा है कि माली हालात हमें
क्या मिले थे और इन 3 सालों में तीसरा बजट पेश किया जा रहा है, हमने किस तरह पहले स्टेबलाइजेशन के लिए जस्तजू की, उसमें हमें अल्लाह ने कामयाबी दी, फिर रिकवरी का आगाज हुआ और इंशाअल्लाह इस साल के बजट में जो हमारी हिकमत अमली है वो है ग्रोथ, कि किस तरह हम ग्रोथ के जरिए रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं, किस तरह हम खुद पे कमी कर सकते हैं और किस तरह हम इस मुल्क का जो मुतवस्सित और गरीब तबका है उसको हम जो अफरात ज़र से महफूज कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब इसमें ये भी शाह साहब बात हो रही है कि जो IMF है उनके स्टैटिस्टिक्स इस तरह कुछ और हैं, तो किस तरीके से ये मुमकिन है कि 1.5 महीने पहले जब शौकत साहब ने ज्वाइन किया तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मामलात बिल्कुल डिफरेंट थे कि जनाब मामलात सही समत में नहीं हैं, चीज़ें ख़राब हैं, इनको ठीक करना है। अब जो वो बात कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। फिर अगर इतने अच्छे ट्रेंड्स थे तो IMF की नज़रों से कैसे ओझल थे या फिर इंटरनेशनल मीडिया की नज़रों से कैसे ओझल थे? IMF की नज़रों से कुछ ओझल नहीं था, लेकिन कई चीज़ें तवक्को बेहतर हुई हैं। माहिरीन का ख्याल था कि कोविड की वजह से जो हमारी रिमिटेंसेस हैं उनमें खातिर खा कमी आएगी, लेकिन उसके बरक्स हुआ कि रिकॉर्ड उनमें इजाफा हुआ। माहिरीन का ख्याल था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है, जो हमारी मनफी थी वो मनफी रहेगी, लेकिन 4 मुसलसल बम्पर क्रॉप्स हुई, गंदम की फसल, मकई की फसल, चावल की फसल, गन्ने की फसल, इसका ग्रोथ पे इम्पैक्ट लाजमी था, होना था। माहिरीन के ख्याल के मुताबिक रेवेन्यू कलेक्शन हम इतनी नहीं कर पाएंगे जितनी हमने की, उससे जो फिस्कल डेफिसिट है जो हमारा टारगेट था हमने अचीव किया। तो कई दफ़ा देखिए बजट होता क्या है, बजट एक एस्टिमेट होता है और दुराने साल उस पर कमी भी आती है, उस पर पेशी भी आती है, तभी तो सप्लीमेंट्री बजट की कानून ने गुंजाइश रखी है। सही। अच्छा शाह साहब, अब इस सारी सिचुएशन में ठीक है हम लोग सही समत में जा रहे हैं, हमारा GDP माशाल्लाह 3.94 की तरफ चला गया और ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि आगे ये बढ़ेगा, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस कितना इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हर 6 महीने के बाद आपको अप्रूवल्स के लिए सेनेट में जाना पड़ता है, वहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या बनाई जा रही है, फिर कैसे आप लोग कंटिन्यू करेंगे? पहली बात तो ये कि सेनेट भी वो सेनेट नहीं रही। पहले सेनेट में हमारे पास तादाद बहुत कम थी, अब अल्लाह के फजलो करम से सेनेट में हमारे पास माकूल तादाद है और ये जो फाइनेंस बिल है इसका सेनेट में कोई अमल दखल नहीं होता। फाइनेंस बिल, हाँ, सेनेट अपनी सिफारिशात पेश करती है, वो रिकमेंडेशंस होती हैं, मैंडेटरी लाजमी नहीं होती। जो फाइनेंस बिल है, जो बजट है, ये बुनियादी जिम्मेदारी है कौमी असम्बली की और वहाँ अल्लाह के फजलो करम से हमारी और हमारे हलीफों की अक्सरियत है। सही, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती ट्रांसमिशन की तरफ, और खुरम शहजाद साहब भी हमारे साथ हैं और इश्तियाक बेग साहब भी हमारे साथ हैं। मैं खुरम साहब आपकी तरफ आती हूँ, जैसा कि अभी हम ऑफ द कैम बात कर रहे थे इश्तियाक साहब और मैं, कि अब ये जो IMF को मना किया गया है, फॉर द फर्स्ट टाइम हमने रिफ्यूज़ किया है कि हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, टैक्सेस को रेज नहीं करेंगे, इसका जो इम्पैक्ट है वो जब आएगा तो फिर सर्कमस्टांसेस क्या होंगे आपकी नज़र में? देखिए, जहाँ तक टैक्सेस का ताल्लुक है और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि हमें कितने जो है रिसोर्स की ज़रूरत है, तो वो तो डेफिनेटली है। हमारे पास इस वक्त जो है तकरीबन कोई 4500 अरब का जो है वो टैक्स इकट्ठा हुआ है। इस महीने का अगर आप मिला लें, होपफुली 4600 अरब तक हो सकते हैं। तो 4600 अरब एक अच्छा नंबर है, बट ऑफ कोर्स अगर आप GDP के तनासुर में देखें तो उसमें तो 9.5% ऑफ GDP बनता है। मैं FBR टैक्स की बात कर रहा हूँ और टोटल टैक्स जो है तकरीबन 11% बनता है ओवरऑल। तो देखिए, हमारे पास 14-15% ऑफ GDP टैक्स होना चाहिए। इनफैक्ट 15% एक रीजनेबल नंबर होगा कि जितना GDP हम क्रिएट कर रहे हैं, जितनी मईशत का साइज़ बढ़ रहा है, टैक्सेस जो है वो 15% तक उसके होने चाहिए, जो अभी 11% हैं। तो ये 3-4% ओवर द पीरियड हो सकता है। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि आपका जो टैक्स, जो भी आप रिसीव कर रहे हैं, जो भी आप कलेक्ट कर रहे हैं टैक्सेस, वो आप खर्च कहाँ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने टैक्सेस को ज़ाया कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को रन करने में, खाली आप देखिए पेंशन लायबिलिटी का कितना बड़ा जो है एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, उसे भी हमने हैंडल करना है। तो हमारा टैक्स तो आधे से ज़्यादा डिफेंस और डेट सर्विसिंग में निकल जाता है, तो डेवलपमेंट के लिए बचता नहीं है। तो एक्चुअली हमें ये चेंज करनी है इक्वेशन, कि हमारा
डेट जो है वो भी रिपे हो, हमारी डिफेंस अपनी जगह चलती रहे, और साथ में हम जो है डेवलपमेंट के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मख्तस करें। उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ग्रोथ आएगी, ग्रोथ जब आएगी तो टैक्स उसका एक रिजल्ट होते हैं। हम दूसरी तरीके से सोचते हैं कि जी टैक्स लगाते हैं तो जीडीपी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो हमें ग्रोथ की जो है वो कॉन्टेक्स्ट में सोचना है कि जीडीपी जितना बढ़ेगी टैक्सेस उतना बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये टैक्स कलेक्ट कैसे किया जा सकता है या टैक्स ज़्यादा बढ़ाया कैसे जा सकता है, वो इंसेंटिवाइज करके बढ़ाया जा सकता है। मैं इसमें थोड़ा सा जाऊंगी क्योंकि ये बात बहुत होती है, मैं बल्कि इश्तियाक साहब आपकी तरफ आती हूँ कि ये जो एफबीआर के हवाले से कहा जाता है कि माफिया है ये, और ये लोग हिरास करते हैं लोगों को जिसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ये लोग नहीं जाते हैं। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहिए क्योंकि मैंने सुना शौकत साहब को, वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग अब सख्ती करेंगे, जो विलिंगफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, टैक्स नहीं पे करते हैं, दमाते हैं, टैक्स देने का पता नहीं है, अब उनको जेल में डालेंगे। आई कैप से उन्होंने बोला है कि हम लोग खिदमात सर्विसेज लेंगे, हम लोग एक थर्ड पार्टी से ऑडिट कराएंगे, फिर एक सेल बनाएंगे एफबीआर के अंदर जो कि इस तरह के लोगों को पकड़ेगा और अंदर करेगा, जेल में डालेगा। तो इस तरह तो करप्शन बढ़ेगी। सर पहली बात तो ये है कि ये एक परसेप्शन कायम हो गया है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो टैक्स चोर है। आज अगर 4,200 अरब का टैक्स कलेक्शन हुआ है जिसमें 19% इजाफा हुआ है, ठीक है ना। और आपको बड़ी हैरानगी होगी कि 2013 में हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन था वो 2,500 अरब था, और अब हम 4,000 पे आ गए हैं, और अब हम 5,500 पे जा रहे हैं, और IMF हमसे ये कह रही है कि 6,000 पे। तो पहले तो इस कम्युनिटी को अप्रिशिएट करूँगा कि वो टैक्स पे कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल कुछ होते हैं जो, मगर देखिए सिस्टम इतना ज़्यादा टाइट हो गया है कि कल आप एक लैंड क्रूज़र गाड़ी आप चला रही हैं, तीसरे दिन आपके पास उनको पता लग जाएगा और वो आपको एक नोटिस भेज देंगे कहाँ से आई है। आप कोई आदमी एक अकाउंट खुलवा ले गलत और अपने नौकर के नाम पे उसमें 1 करोड़ रुपए जमा कराए, तीसरे जो है इसमें हमारी बहुत मदद कर रहा है। और आप देखेंगे कि 6,000 अरब का भी टारगेट जो है वो अचीव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मगर इसमें बिज़नेस कम्युनिटी को बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए कि वो जो है वो टैक्सेस पे नहीं कर रहे। अब आ जाइए एक दूसरी चीज़ जो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये 4,200 अरब जो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है हमने रिसीव किया, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, जबकि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक होते हैं उसमें डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। इनडायरेक्ट क्या है कि आपने चीज़ें इंपोर्ट की तो आपने उनके ऊपर जो है आपने पे कर दिया, आप अगर ये टेलीफोन के ले रही हैं तो उसके ऊपर आप पे रही हैं, दीज आर ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के बजाय डायरेक्ट टैक्सेस की हमारी वसूली जो है 60-70% और 30% इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, मगर इसमें काफ़ी चीज़ों की वो आ रही है। सही है, ठीक है। अच्छा, मैं खुर्रम साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब मुझे ये बताएगा कि ये जो करप्शन है इसके खात्मे के बगैर तो जाहिर सी बात है हम लोग उस तरह तरक्की नहीं कर सकते जिसका ख्वाब हमें PM इमरान खान ने दिखाया है। तो इस हवाले से जो मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं या फिर जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि हम जो भी सेक्टर देखें वहाँ पे हमें करप्शन दिखाई दे रही है। अब इसको ठीक करने के लिए उस तरीके से हम एज सच नहीं देख रहे कि जो कुछ पॉलिसी बन रही हो जो कि बाकायदा नज़र भी आए। जी, आपका सवाल पूरा हो गया? हाँ जी जी। देखिए, जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है तो उसमें कॉम्पिटेंस मेरे ख्याल में क्रिएट करके और एक आउटकम ड्रिवन अप्रोच के साथ और अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसकी सही राइट मिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, ये सब क्रिएट किया जा सकता है। इसके थ्रू ही चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं या मिनिमाइज हो सकती हैं। देखें, करप्शन का जहाँ तक ताल्लुक है ये तो किसी भी सोसाइटी से कम्प्लीटली आप जो है वो हटा नहीं सकते, क्योंकि ये तो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, गुड और बैड तो साथ साथ चलेगा। पॉइंट ये है कि आप मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसको कैप्चर कैसे कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वो कैसे बना सकते हैं, गवर्नेंस कितनी अच्छी हो सकती है, तो इस पे काम करना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि जी ये आउटकम है, हमने इसको ख़त्म करना है, तो उस आउटकम को ख़त्म करने के लिए पहले उसका कॉज जो है उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो वो ऐसा नहीं है कि आप जो है बस ये कहें और इसे हमें ख़त्म करना है, तो उसका स्ट्रैटेजी सामने अभी तक नहीं आई उस तरह से कि करप्शन को रोकना या ख़त्म करना कैसे हो। दूसरी बात ये कि हम जो है आउटकम ड्रिवन अप्रोच नहीं रखते, हम प्रोसेस ड्रिवन बहुत ज़्यादा हैं, हम निटी-ग्रिटीज़ में इतने पड़ जाते हैं, समरीज़ बड़े हम जो है ना वो घुमाते हैं। हम ये नहीं देखते कि एक कोई डिसीजन होता है उसकी टाइमलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके टाइम पर डिसीजन लेना उसको और उसको फिर इम्प्लीमेंट करके उससे आउटकम्स लेना। आजकल दुनिया बहुत तेज़ है, टेक्नोलॉजी में बहुत काम हो रहा है,
और आप देखें पेपरलेस इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा। अब गवर्नमेंट ने आके थोड़ा बहुत शुरू किया है कि हम ज़्यादा जो है पेपरलेस इन्वायरमेंट रखें, डिजिटाइजेशन की तरफ काम हो, वर्चुअल जो है वो मीटिंग्स हो, ये सारा काम हो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ही इस करप्शन को और ह्यूमन इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी ही इसको खत्म तो नहीं खैर मिनिमाइज कर सकती है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब थोड़ा सा मैं हाउसिंग की तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी बात होती है हुकूमत की कारकर्दगी की या फिर जीडीपी की बेहतरी की, तो सबसे पहली बात की जाती है हाउसिंग सेक्टर की कि जनाब इसमें बहुत काम हो रहा है और इसमें हम लोग जो हैं वो बूम कर रहे हैं, इसको बूस्ट मिल रहा है। तो इश्तियाक साहब, इसमें आपको क्या समझ आ रही है? लो इनकम हाउसिंग जिसकी बात हो रही है कि जनाब ये अब पहली बार मुमकिन हुआ है कि कम पैसों में या फिर एक गरीब बंदा भी अपना घर बना पा रहा है, वरना गरीब बंदा अपना घर ही नहीं बना पाता था। तो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी तो ज़ाहिर सी बात है इसी के तहत शुरू की गई थी ना, वो हमें ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रही है। एमनेस्टी इसमें दी गई है, कंस्ट्रक्शन हो रही है और कहा यह जा रहा है कि जो एंड यूजर्स हैं वो तो भी आएंगे, तो डेवलपर्स हैं जो भी आ रहे हैं। हाँ, नहीं आपने इसमें देखिए, एक तो मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, ऑल्दो मेरा ताल्लुक जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर से है, मगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही है, मगर अगेन सम्राट जो है वहाँ पे लोगों तक नहीं पहुँच रहा। जब पाकिस्तान एक वाइड कंट्री है, सबसे ज़्यादा डिमांड है घरों की, यानी कि लोगों के पास घर नहीं है, इधर वो किराए के घर में। एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ जो हुई है वो हमने फोरक्लोजर्स लॉ एक इंट्रोड्यूस कराया है। देखिए दुनिया में, मैं मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ, कोई आदमी ये नहीं कहता कि मैंने अपना पूरा घर अपनी सेविंग से लिया है। 10% आप पे करते हैं और बाकी बैंक दे देता है, और इनकेस जब आप उसको पेमेंट नहीं करते तो बैंक उसको टेक ओवर भी कर लेता है। हमारे यहाँ ये लॉ नहीं था, इस बार पहली बार ये हुआ है कि ये लॉ इंट्रोड्यूस हो गया और बैंकों से ये कहा गया है कि जी देखिए, आप हमेशा प्रॉफिटेबल वेंचर्स जो होते हैं उसमें तो अपना सरमायाकारी करते हैं, मगर जहाँ गरीबों के लिए घर की ज़रूरत है तो उनको ख़ास एक परसेंटेज का ही है कि वो इस पर्पज़ के लिए करेंगे। इसमें हमें ही चाहिए कि हम अपने लोगों को भी बाहर निकालें, उनको शऊर पैदा करें, उनसे कहें कि आप जाइए, क्योंकि पहले जब भी वो कोई लोन लेने बैंक के पास जाते तो बैंक सबसे पहले उनसे कहता था कि आप जो हैं, आपके पास एसेट्स क्या हैं, क्या आप मॉर्गेज रखवा सकते हैं, क्या हम लियन के अंदर आप रखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल है कि जब थोड़ी सी एजुकेट करने की ज़रूरत है, और ये इंडस्ट्रीज़ ऐसी है कि ये वर्जिन इंडस्ट्री है और इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा आएगा। एक चीज़ सरिश, क्योंकि आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी नॉलेज भी है इकॉनमी के ऊपर, देखिए अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो टेक्सटाइल की ये वो हम कभी भी 25 बिलियन से ऊपर नहीं जाएंगे। कल एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चीज़ की तरफ इशारा किया था, इंडिया की आज से 15 साल पहले $1 बिलियन की टोटल आईटी की एक्सपोर्ट हुआ करते थे। बिल्कुल। एंड जस्ट गैस इस वक्त कितनी है? 150 बिलियन। अच्छा, माशाल्लाह हमारे यहाँ भी यंग लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ये चाहिए कि थोड़ा इस सेक्टर की तरफ भी तवज्जो दें। टेक्सटाइल को हम ज़्यादा निचोड़ेंगे उससे हमें फ़ायदा नहीं होगा, इंसेंटिव ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर हम कुछ की तरफ कह रहे हैं कि तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन नो टाइम उसमें भी कुछ बेहतरी आई है। 1 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है, बट हम ईजिली 10 बिलियन अचीव कर सकते हैं जब भी हमारे दिन जो हैं वो बदलेंगे कि हमने नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स और नॉन ट्रेडिशनल प्लेसेस को भी दोनों पे हमने तवज्जो दी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब खुर्रम साहब, अब मुझे ये बताइएगा कि हाउसिंग को तो ग्रोथ इंजन कहा जाता है, तो अब इसमें आपको ऑन ग्राउंड फैक्ट्स क्या नज़र आ रहे हैं? मैंने जैसे कि नया पाकिस्तान हाउसिंग की बात की है कि वो ऐसे जिस तरह नज़र नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए, वादा तो काफ़ी पुराना है, तो फिर क्या ये एमनेस्टी की वजह से ये सेक्टर में कहा जा रहा है कि जनाब बड़ा काम हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है और इसमें बूम आया है? आपको क्या नज़र आया? जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये एमनेस्टी का एक बहुत बड़ा रोल है, और एमनेस्टी देने के बाद ही इसमें काम बहुत ज़्यादा जो है चलना शुरू हुआ है। प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर हो गई हैं, और उसके अलावा जो है इंडस्ट्रीज़ में जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट है, स्टील है, पेंट इंडस्ट्री है और सिरेमिक्स है, और आपकी जो है उसके अलावा बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि एसोसिएटेड हैं कंस्ट्रक्शन के साथ, और ऑफ कोर्स उन सब में फिर जो है वो एक्टिविटी शुरू हुई है। लेकिन इसमें एक बात देखने की ये है कि एमनेस्टी तो ने ख़त्म होना है, और ऑफ कोर्स एमनेस्टी ठीक चीज़ भी नहीं है, और हम एमनेस्टी देते रहेंगे। तो एक तरफ हम कहते हैं कि जी टैक्स पेयर को, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने भी यही कहा है कल कि टैक्स पेयर को हमने बड़ी इज्जत देनी है, और हमने जो है टैक्स पेयर पे बर्डन नहीं डालना ऑलरेडी, और ऑडिट सिर्फ हमने 4-5% का करना है, और उसके अलावा जो है टैक्स को हमने इम्प्रूव करना है, टैक्सेशन को इम्प्रूव करना है, और हर किसी को
डॉक्यूमेंट करना है, लेकर आना है। तो ऑन दी अदर हैंड हम ये कर रहे हैं कि जी एमनेस्टी जो है वो दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एमनेस्टी को मज़ीद नहीं जो है वो आगे जाना चाहिए। आई थिंक दिसंबर की डेट है, दिसंबर 2021 की, और उससे आगे जाना नहीं चाहिए। तो अगर एमनेस्टी मज़ीद देंगे हम तो नेचुरली टैक्स पर आपका जो है डिस्करेज होता रहेगा, और फिर इवेंचुअली आपके जो है ना वो टैक्स यहीं रहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो रियल एस्टेट की बात है उसमें एक नई डेवलपमेंट अभी हुई है जो कि मेरे ख्याल में बहुत सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है कि बजट से पहले तकरीबन 4.5 ट्रिलियन का जो ओवरऑल रियल एस्टेट है उसको, उसकी जो दो वैल्यू होती है ना, एक डीसी रेट होता है और एक मार्केट रेट होता है। तो डीसी रेट को जिस पर टैक्स लगता है उसको बहुत सब्सटैंशियली जो है वो डिवैल्यू कर दिया गया है। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है, इस पर मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए कि क्यों कर दिया गया है। अब जब टैक्स लगाने की बात आई है और जब टैक्स उस पर इम्पोज करने की बात आई है कि जी बजट में टैक्स लगेगा, तो उसकी डीसी वैल्यू इतनी नीचे कर दी है कि वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को बहुत कम मिलेगा। तो ये इस तरह की चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ये ठीक नहीं है इकॉनमी के लिए, ये हमारे सेक्टर के लिए भी ठीक नहीं है, और हमारे गवर्नमेंट देखे किन को ये फ़ायदा जा रहा है, क्या हो रहा है। तो हम करप्शन की जो बात आप पहले कर रही थी ना, तो इसको मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने सही ये पॉइंट एक रेज़ किया, और इस पर बिल्कुल इनका ध्यान होना चाहिए, देखना चाहिए इस चीज़ को। अब देखिए खुरम, बात ये है कि आज ये बजट जो पेश किया जा रहा है, हम लोग बड़ी एक इन डेप्थ डिस्कशन कर रहे हैं, सारे सेक्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन एक आम बंदा जो कि इन सारी पेचीदगियों को नहीं समझता, जिसको नंबर गेम का नहीं पता, ट्रेड डेफिसिट का नहीं पता, सर्कुलर डेट का नहीं पता, IMF का नहीं पता, उस बंदे के लिए आज क्या है? अभी मैं कल सुन रही थी शौकत साहब को, वो ये बोल रहे थे कि टारगेटेड सब्सिडी फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स है, इस तरह हमें हाउस होल्ड इनकम का पता चल जाएगा, फिर चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो आपको लगता है कि अब ये जो इस दफ़ा बजट पेश किया जा रहा है, इसके बाद एक कॉमन बंदा वाकई ये महसूस करेगा कि उसके लिए कुछ बेहतर हुआ है? देखिए, ये मेरे ख्याल में विजुअल थिंकिंग होगी अगर आप वक्त से पहले ये अज्यूम करें कि एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स होंगे। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की गई हैं, जिस तरह से बताया गया है बिफोर बजट कि एक आम आदमी के लिए या एक सैलरीड क्लास के लिए या ऑलरेडी जिस पर टैक्स है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उससे इससे इम्पैक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि नई इन्फ्लेशन नहीं आएगी, मज़ीद महंगाई में इजाफा ना हो, ये हो सकता है। ये एक आम आदमी के लिए छोटी सी एक खुशखबरी होगी, लेकिन बड़ी खुशखबरी होगी कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, जब आपकी महंगाई में कमी होगी, तो वो सही खुशखबरी होगी और एम्प्लॉयमेंट में जो है वो इजाफा होगा। यानी कि अभी थोड़ा सा मज़ीद घबराना है, कुछ महीने कुछ साल आप बोल रहे हैं। चले खैर, अच्छे की तवक्को करते हैं, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब ना बिजली पर बात करना चाह रही हूँ मैं इश्तियाक साहब, कि ये जो हम लोगों ने IPPs के साथ निगोशिएशन की थी, रीनिगोशिएशन हुई थी, उसका कुछ फ़ायदा हुआ है? कदरे आपको इस दफ़ा लोड शेडिंग भी कुछ कम लग रही है? देखिए, पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ये IPPs के साथ जो हमने मुआहदे किए थे, जिसमें ओवर इनवाइसिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और जिसकी वजह से हम इतना बड़ा अमाउंट उनको पे कर रहे हैं, और कई जगह तो ये हो रहा है कि वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, बट उनको प्रोडक्शन के ऊपर हम उसके अंदर दे देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक चीज़ कही थी कि हमारी उनसे बात हो रही है, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है उन्होंने। अब इट्स जस्ट द मैटर कि कब से पेमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा ये हो गया सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब IMF कह रहा है कि आप इसको कम करें, और अगर वो हम कम करते हैं तो हमारा पूरा PSDP जो है, जो 700 बिलियन या हम 800 बिलियन, यानी कि पूरे पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए जो अमाउंट होगा वो हमें उनको दे देना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है इसको जल्द से जल्द इसको हल किया जाए, उससे हमें काफ़ी बिलियंस के अंदर पाकिस्तान को अंदर उसके अंदर हमें जो है वो फ़ायदा होगा। दूसरा देखिए, अभी शाह साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो, मगर हमारी एक जगह पे अगर कुछ अच्छी क्रॉप्स हुई हैं, कुछ क्रॉप्स ख़राब भी हुई हैं। बिल्कुल, हमारी कॉटन की क्रॉप जो है वो डिज़ास्टर हुई है, जो 12-13 मिलियन होती थी, हम शायद 7 मिलियन पे आ गए हैं। आपको पता है कि $1 बिलियन से ज़्यादा इस बार हमने अपनी कॉटन को इम्पोर्ट किया है। बिल्कुल, आपसे करें। अच्छा, मुझे इश्तियाक साहब अब बिल्कुल न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है। फाइनली मुझे सिर्फ ये बता दें कि गरीब आदमी आज इस बजट से खुश हो या बस इंतज़ार करें मज़ीद? मेरे ख्याल से इंतज़ार करना पड़ेगा जी। सही, चलिए, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, अपनी इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को और खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला बजट के हवाले से जारी रहेगा। अभी न्यूज़ ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।